Without it. दियो दिया मेरे किया की भाषा Very well. आगे बढ़ आगे बढ़ा जहाँ Hello.
इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित जहाँ माता कह के बुलाते हैं, मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म Grammar and spelling. But if you want to write essays that कार्यक्रम का प्रारंभ
मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला था। तू कहती थी बड़ा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी रगों में बह जाते फसलों में लहराए इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतन वतन में आबाद रहे तू, वतन वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ भी याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ भी याद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन। जरा आप घूम रहिएगा, पूरा प्लान आ रहा है। हम चालू रहेगा, उन्होंने हमें भेज दिया। आप मीटिंग ज्वाइन हो गए, चलिए घूम ये घूम से हम जो है कम चित्तौड़ है हमारे पास ही रहेगा। वो तो आप पहली बात तो देगा पानी। अच्छा पर जी ध्यान देंगे। नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, आप सभी को नमस्कार। बोलने लगे महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर आज देवभूमि विचार मंच के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को दोबारा आगे बढ़ाने नहीं, आप रहना मेरे वाले में रहना, देर से होगा। 1857 के क्रांतिकारता महारानी लक्ष्मीबाई का और अपनी वीर सेना का शहीदों का, जिनकी शहादत हाल ही में हुई है चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते। हर माँ के लिए आदर्श है माँ जीजाबाई, माँ अहिल्याबाई व महारानी लक्ष्मीबाई। हम ये वीरता अभी शहीद हुए संतोष कुमार की माँ के रूप में भी देख रहे हैं। अभी हमारे जो सैनिक 20 सैनिक शहीद हुए हैं, अधिकारी उनमें शहीद हुए हैं, जिनकी चिताएं अभी शांत भी नहीं हुई हैं। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट का मौन धारण करें और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
काट दी। ओम शांति शांति। देवभूमि विचार मंच उत्तराखंड व इसी के साथ ब्रज प्रांत और मेरठ प्रांत भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर विघ्नेश्वर त्यागी जी का, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी का, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एलिस बिष्ट जी का, देवभूमि प्रांत संयोजक डॉक्टर सकलानी जी का, देवभूमि विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य भंडारी जी का, ब्रज प्रांत से डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, डॉक्टर पूनम तिवारी जी व साथियों का, मेरठ प्रांत से डॉक्टर अवनीश जी अग्रवाल जी व साथियों का, मेरी परम प्रिय सहयोगी डॉक्टर ऋचा काम्बोज व देवभूमि विचार मंच में डॉक्टर रवि दीक्षित जी, शोध निदेशक मेरी डॉक्टर देवेश सहयोगियों का, और इसमें कुछ लोगों को देख पा रही आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। यह कार्यक्रम जिनकी प्रेरणा से हो रहा है ऐसे हम सब के आदरणीय चित्र संयोजक प्रज्ञा प्रभा के श्रीमान भगवती प्रसाद राघव जी, आप सभी का वंदन अभिनंदन व मेरी झांसी कड़की बिजली कांप उठी धरा, रक्षण करने हिंदू राष्ट्र का हुई भवानी तब साकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करो जो रणचंडी का अवतार। गीत की ये पंक्तियां गुनगुनाते ही और स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाली वीरांगना तो राज्य मंदिर झांसी के किले की मूर्ति हमारे मन चक्षु के सामने साकार हो गई है। लगता है आज भी वहां के वातावरण में झांसी की रानी का सिंहनाद गूंज रहा हो। मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी, यही था उनका स्वाधीनता का मूल मंत्र, ये था उनके स्वाभिमान का परिचय। पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर पल्लवी मिश्रा को, जो ओजस्वी वक्ता हैं। आप एसडीएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला में इंग्लिश विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। आपके द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना की गई है। सामाजिक सरोकारों में आपका विशिष्ट योगदान रहता है। आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक भी व उच्च शिक्षा आपकी अरुणाचल में हुई है। आप एक जागरूक नागरिक हैं, एक देशभक्त हैं व दार्शनिक के रूप में हम इनको जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से आप बहुत अधिक प्रभावित हैं। अनेक काव्य रचनाएं भी आपने की हैं। आप बाइलिंगुअल हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आप राष्ट्रवादी विचारों के लेख लिखती रहती हैं। आज हमें आपका ओजस्वी वक्तव्य सुनने को मिलेगा। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मुझे सुन पा रही हैं? धन्यवाद मैम। आप सभी को प्रणाम। हाँ, आप अपना स्क्रीन पे आ जाइए। मैं दिख रही हूँ मैम? ऑडिबल हूँ? अभी नहीं दिख रही हैं आप? हाँ ऑडिबल है, पर आप स्क्रीन भी खोल दीजिए। ठीक है। हाँ आप दिखाइए। हाँ जी जी दिख रही हैं आप। नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। अंजलि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। रानी के बलिदान दिवस पर पल्लवी थोड़ा आपका फेस क्लियर आना चाहिए। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है फेस थोड़ा और आना चाहिए थोड़ा। हाँ अब आ रहा है, और थोड़ा ऊपर करिए। हाँ ऐसे जी जी अब दिखाई दे। रानी के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु हम एकत्रित हैं।
शस्त्र और शास्त्र में दक्ष उन वीरांगना को सादर नमन जो हमारे राष्ट्र के जीवन में जीवित है। आज भी अगर हम बुंदेलखंड में सांझ के समय दिन भर के श्रम से थके मजदूरों, किसानों, पुरुष या स्त्रियों के बीच बैठ जाएं, तो वह हमें झांसी वाली रानी के विषय में बोलते, गाते, उन्हें लोक गीतों में रिझाते, बुलाते सुने जा सकते हैं। इन लोगों से अगर आप यह कह बैठते हैं कि रानी की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है, तो वह अविश्वास से भरकर आपकी तरफ देखते हैं और बड़ी गंभीरता से आपको चुप करा देते हैं। रानी मर गई न होनी, अभी तो जिंदा हो। रानी लोक में जीवित है, उनकी स्मृतियों ने लोक को जीवंत रखा है और लोक ने उन्हें। बुंदेलखंड के ग्रामीण आपको बताएंगे बड़े सहज और स्वाभाविक भाव से कि बुंदेलखंड की मिट्टी और पत्थरों ने रानी को छुपा रखा है। धरती ने रानी की पराजय से उत्पन्न लज्जा को ढक रखा है। रानी की छवि सामूहिक चेतना में इस तरह समाहित हो चुकी है कि लोग कुछ इस तरह के गीत गाते हैं। पत्थर मिट्टी से फौज बनाई, काठ से कटवार, पहाड़ उठा के घोड़ा बनाई, चली ग्वालियर। हमारे लिए रानी इतिहास का एक पन्ना हो सकती है, पर झांसी की जन स्मृति रानी के अस्तित्व को इस तरह के लोकगीतों, कथाओं में संजोती है कि उनकी स्मृति कभी मिटती या हटती नहीं। इतिहास को लोक कथाओं में ढूंढा जाए तो अनगिनत सच्चाइयां बाहर आती हैं। लोक कथाएं पूरी तरह से किसी भी लेखक के ईगो का प्रत्युत्तर है। लोक कथाएं लोक के मूल्यों को बताती है। समूह के भाव से गाए गए ये गीत एकजुट रखने की कड़ी है। भंडेर और झांसी के बीच के सफर पर लोग आपको बता सकते हैं कि आज भी बाई साहिबा दिखती हैं उन्हें, अपनी घोड़ी सारंगी के ऊपर अपने छोटे से बच्चे को लिए, और बाई साहिबा की मोतियों की माला और तलवार चंद्रमा की रात में चमक रहे थे। वो कहेंगे कि अगर रानी मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेती थी तो वो उनकी फौज बन जाती, लकड़ी का कोई टुकड़ा उनकी तलवार बन जाती, और अगर वो किसी पत्थर को छू दे तो वह घोड़ा बन जाता। बूढ़े बुजुर्ग लोग बताएंगे कि रानी को उन्होंने ठंडी रातों में किले की दीवार पर खड़े देखा है, और अगर आप मना कर दें तो वह कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं पता, बाई साहिबा जरूर जिंदा होनी। रानी लक्ष्मीबाई जीवित हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे मंदिरों में देवता जीवित हैं। वो लोगों की चेतना में एक विलक्षण स्त्री के रूप में जीवित है, जिन्हें वो अपनी मर्यादा से जोड़कर देखते हैं। अगर हमारी मिट्टी की सुगंध का कोई रूप होगा तो वह रानी लक्ष्मीबाई का होगा। आज के मैप पर झांसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, पर समय की नाव को पीछे की ओर ले चले तो बुंदेलखंड वह भूमि थी जहां कालिदास का यक्ष अलकापुरी पर तैरता था, अपनी आंखों में विरह के आंसू ले। झांसी को जानने के लिए थोड़ा बुंदेलखंड की बात कर लें तो बुंदेलखंड बुंदेलों की धरती थी। महाभारत के समय यहाँ छेदी, दर्शना और विदर्भ राज्य थे। झांसी चंदेल राजपूतों के समय समृद्ध हुई, जिन्होंने यहाँ पत्थर की पानी की टंकियां बनवाई। माझा प्रवास सोलहवीं के बाद सत्ता मिली। रुद्र प्रताप ने ओरछा को राजधानी बनाई 1531 में, और यही ओरछा राज्य था जो मुगलों को कोई टैक्स नहीं देता था। राजा रुद्र प्रताप के पोते वीर सिंहा देव प्रतापी थे, जिन्होंने स्वयं की सेना बनाई और नरवार, मैना, जाट, करहरा और भंडेर को
मुगलों से छुड़ाकर अपने राज्य में मिला लिया था। अकबर ने अबुल फजल को इन्हें हराकर बंदी बना लाने को सेना के साथ भेजा था और इस लड़ाई में वीर सिंह देव ने अबुल फजल का सर कलम कर उसे रेशम के लाल रंग के कपड़े में बांध चांदी की थाली में रखकर अकबर के बेटे सलीम के पास भेज दिया। अकबर की सेना को 2 बार पराजित करने के बाद वीर सिंह ने ओरछा पर अपने प्रभुत्व की घोषणा कर दी और उन्होंने 3 किले बनवाए, एक दतिया, दूसरा धमौनी और तीसरा झांसी। लोक कथाओं में कहा जाता है कि अपनी वृद्धावस्था में जब वह दतिया से झांसी की ओर देखते, दृष्टि कमजोर हो जाने से देख नहीं पाते और कहते, मेरी आंखों में एक झांसी आ गई है। झांसी यानी मिस्ट, नमी सी आ गई है, और तभी यह झांसी कहलाई। नेवलकर राजा झांसी मराठों के बुंदेलखंड आने से पहले आ गए थे और इन्हीं नेवलकर घराने में रानी लक्ष्मीबाई दुल्हन बनकर आई। रानी का विद्रोह, झांसी पर अंग्रेजों के गलत तरीके से हुए कब्जे का विरोध, उनका गरिमापूर्ण बलिदान उन्हें आइकन बनाता है कल्चरल नेशनलिज्म का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, जो सामाजिक नियमों का, अपने धर्म का पूरी निष्ठा से हर विषम परिस्थिति में पालन करती है। हर राष्ट्र को एक आइकन की आवश्यकता होती है, खासकर उसकी जन स्मृति को, पब्लिक मेमोरी को, जो पब्लिक मेमोरी जो कि सांस्कृतिक होती है और राष्ट्रीय होती है। मेरी झांसी नहीं दूंगी, यह ऐतिहासिक वक्तव्य था, क्योंकि उस समय यह अपनी तरह का अकेला विद्रोह था, जब भारत के अन्य राज्य धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता में पिसते जा रहे थे और जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा। रानी के इस ऐलान के बाद भी अंग्रेजों की बदनीयती से झांसी पर उनका कब्जा हो गया। रानी को उनकी अन्यायपूर्ण शर्तों को मानना पड़ा। उन्होंने दामोदर राव को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और रानी को मात्र 5,000 रुपए प्रति माह की धनराशि दी गई। ऐसे में रानी ने अनंत धैर्य का परिचय दिया और कठोर जीवनचर्या को अपनाकर अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल को दृढ़ किया। रानी के हाथों से बहुत सारी चीजें छीनी जा रही थी, पर रानी झांसी से नहीं हटी। जब किसी राज्य पर बाहरी सत्ता का वर्चस्व हो तो बहुत सी चीजें प्रचलन में नहीं रह जाती। राजा गंगाधर राव को थिएटर से प्रेम था, पर अब थिएटर से संबंधित बहुत सारी चीजें, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सभी कुछ महल के निचले चेंबर में बंद थे। राजा के पास जो आर्मी थी उसने बहुत समय से कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, पर सैनिक रोज ही अभ्यास करते थे और अपने हथियार और यूनिफॉर्म तैयार रखते थे, पर अब उन्हें 3 माह का वेतन देकर हटा दिया गया। उनसे कहा गया कि वे अपनी यूनिफॉर्म और हथियार को महल में जमा कर दें। निराश और दुखी सिपाहियों से कुछ ने उन्हें महल में जमा किया, कुछ ने महल के कुएं में डाल दिया और कुछ ने बेतवा नदी में फेंक दिया। रानी के महल पर अब यूनियन जैक लहराने लगा था। तभी अंग्रेजी शासन उनसे 36,000 रुपए के कर्ज की वापसी की बात करता है। रानी ने कहा, यह संभव नहीं है, पर कोलविन ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसके लिए उन पर दबाव बनाया जाने। इसी पर टी राइस होम्स ने कहा है कि अगर अंग्रेज सरकार उन पर अपने पति द्वारा पूर्व में लिए गए कर्ज को पेंशन के रुपए में से भरने का दबाव न बनाती तो मध्य भारत में कभी विद्रोह नहीं होता। टी राइस होम्स ने यह भी कहा है कि अगर झांसी और अयोध्या पर अंग्रेजों ने कब्जा न किया होता तो 1857-58 में घटी वारदातें न हुई होती।
कर्ज के पैसों की मांग के साथ ही अंग्रेजों ने उन 2 गांवों पर भी कब्जा कर लिया जिनके ऊपर महालक्ष्मी मंदिर के देख रेख की जिम्मेदारी। अंग्रेजों ने कहा कि मंदिरों पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। रानी ने भारी विरोध किया, लेकिन कैप्टन स्के ने बिल्कुल नहीं माना, बल्कि रानी से कहा, योर गॉड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन के बाद महालक्ष्मी मंदिर में सांझ के दिए नहीं जले और जितने भी साधु संत सन्यासी राहगीर और गरीब मंदिर में भोजन पाते थे उन सभी को मंदिर प्रांगण से निकाल दिया गया। अंग्रेजों ने इसी तरह की मनमानियां करनी शुरू की। क्योंकि अंग्रेज मांसाहारी थे, कैप्टन स्केने ने शहर के बीचों बीच एक स्लॉटर हाउस खुलवा दिया। यह घटना झांसी वासियों को बहुत व्यथित कर गई। यहाँ गाय और सुअर काटे जाने लगे, जिसे मिलिट्री कैंप में सप्लाई किया जाता। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपमानित हो रहे थे अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण। रानी ने फिर विरोध किया, जिसे अंग्रेजों ने अनसुना कर दिया। यह वो समय था जब ब्रिटिश सत्ता चौकन्नी रहती थी, क्योंकि अपने लिए भारतीयों के भीतर की घृणा को वे भाप चुके थे। उन्होंने हर तरह के प्रयास किए कि 1857 के विद्रोह के उन 2 सालों के बीच घटी घटनाएं कहीं भी किसी भी जगह इतिहास के किसी भी पन्ने पर दर्ज ना हो सके। मारकाट के अलावा उन्होंने बहुत ध्यान रखा था कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को नष्ट कर दिया जाए। रानी के व्यक्तिगत संदूक में रखे कुछ पत्र और पेपर्स फिरोज के हाथ लगे थे कालपी के रण क्षेत्र में, पर उन पेपर्स का क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऐसे में लोकमानस का रानी को गीतों कहानियों में जीवित रखना राष्ट्र चेतना हेतु है। उस समय का भारत क्या महसूस करता था, रानी उसी की अभिव्यक्ति थी। यहाँ एक घटना उद्धृत करना चाहूंगी। कालपी झांसी से 102 मील की दूरी पर थी और रानी भंडेर से चलकर कालपी 2 बजे पहुंची। बेतवा की लड़ाई हारकर तात्या टोपे भी चिरकारी के रास्ते सांझ तक कालपी पहुंचे। राव साहब, नाना साहब के भांजे, इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तर भारत के विद्रोही सिपाहियों के साथ। रानी के ठहरने और विश्राम का प्रबंध किया गया था। सबसे पहले रानी ने यह निश्चित किया कि उनके घोड़े की उचित देख रेख हो जाए। इतनी लंबी यात्रा के पूरे होने के बाद फिर रानी ने एक तंबू में दामोदर, काशी और मंदार के साथ वो रुक गई। अफगानियों और साथ के सिपह सालार जैसे रघुनाथ सिंह, गुल मोहम्मद और रामचंद्र राव देशमुख को भी ठहरने की उचित व्यवस्था दी गई। झांसी को अंग्रेजों के हाथों छोड़कर आ जाने के बाद रानी एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ पाई थी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि मोरोपन, लाल भाऊ और जवाहर सिंह पर क्या बीती, या फिर चीमा भाई सुरक्षित पहुंच गए या नहीं। झांसी के लोग कैसे रह रहे होंगे, यह चिंता उन्हें खाए जा रही थी। वह न ही भोजन कर पा रही थी और न ही विश्राम। अनिद्रा की स्थिति में वे पूरी रात यही सोचती रही कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। रानी के पास न तो सेना थी, न ही कोई आर्थिक मदद। इसलिए अब उन्हें राव साहब और तात्या टोपे से मदद लेनी थी। स्वाभिमानी रानी को यह पसंद नहीं था। रानी को अपने दृढ़ विचारों को क्रियान्वित करना था और यह भी जानती थी कि उसके लिए रणनीति बनानी आवश्यक थी। जितनी बार वह तात्या टोपे की हार के बारे में सोचती, जो एक बड़ी सेना होने के बाद भी तात्या को मिली, उन्हें खौफ होती कि इतनी बड़ी सेना, हथियार और साधन होने के बावजूद तात्या ने सभी सैन्य हथियार अंग्रेजों को सर झुका कर दे दिए। यह बात रानी को गुस्से से भर देती, पर यह समय व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर चलने का नहीं था। उनका कर्तव्य केवल अंग्रेजों की पराजय कर हजारों झांसी के शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। वह अपनी व्यक्तिगत हानि, परेशानी सब पीछे छोड़ चुकी थी।
अगली सुबह रानी राव साहब के सम्मुख पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत हुई और अपनी मड़ियों से सजी तलवार को दोनों हाथों में लेकर उसे जमीन पर रख दिया। यह तलवार रघुनाथ हरि नेवालकर को माधवराव पेशवा ने दिया था। दुख से भरी आवाज में रानी ने कहा, आपके पूर्वजों ने यह तलवार मेरे पूर्वजों को दी। उनके आशीर्वाद से मैं आज तक इसका मान रख पाई हूँ। अब मैं शायद आपके किसी काम ना आ सकूं, इसलिए इसे वापस रख लीजिए। रानी की इस तरह बेबाकी से बोलना, रानी का इस तरह बेबाकी से बोलना राव साहब को भीतर तक ग्लानि से भर दिया। उन्होंने अंदर ही अंदर यह माना कि जिस तरह रानी ने अंग्रेजों से अकेले ही लोहा लिया, उसकी तुलना में उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया, जबकि उनके पास बड़ी सेना थी। उन्हें तात्या टोपे की बेटवा में हुई लज्जाजनक हार की याद आ गई, जिसकी वजह से ही रानी को इस तरह मदद के लिए आना पड़ा। राव साहब को यह बात कचोटती रही कि अगर बुंदेला और मराठा एक हो गए होते तो अंग्रेजों को मध्य भारत में आसानी से रोक लिया गया होता। राव साहब भावुक हो उठे। उन्होंने उचित सम्मान के साथ रानी से कहा, आपने अपने पुरखों का सम्मान बनाए रखा है। अंग्रेजों के साथ इतनी लंबी लड़ाई आपने अपनी असाधारण सैन्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति से लड़ी। हम आपके बिना जीत हासिल नहीं कर सकेंगे। एक समय था जब समस्त सिंधिया, गायकवाड़, होलकर मेरे पुरखों के अधीन थे। पेशवाओं के उस पुराने ऐश्वर्य के पुनः स्थापन के लिए मैं आपसे मदद की प्रार्थना करता हूँ। अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और यह तलवार उठा लीजिए। राव साहब ने यह भी बताया कि बांदा के नवाब और बाड़पुर और शाहगढ़ के राजा अधिक से अधिक सैनिक जुटा रहे हैं। वे रानी के कालपी पहुंचने की खबर पाते ही चल देंगे। इस तरह रानी को राव साहब द्वारा कालपी में कमांडर बनाया गया। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, यह किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सेना के भीतर और सेनाध्यक्ष के भीतर देशभक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना हो। अभी हाल में जो हमने देखा कि हमारे कुछ सैनिकों ने 42-43 सैनिकों को मार दिया बॉर्डर पर, सीमा पर। तो यह जो है ये कहना कि हमारे पास कम संसाधन है या हमारे पास फौज में लोग कम है या धनराशि कम है या किसी भी तरह की रिसोर्सेस जो हमारे पास है वो कम है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई हम इस समय हमारी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए, जिन्होंने इतने कम संसाधन में इतनी कम सेना के साथ भी अंग्रेजों को 2 बार पराजित किया। अब राजाओं के मध्य एकता न होने के बावजूद कालपी में आम जन के बीच सामंजस्य दिखता है। कालपी की प्रजा को अपना शत्रु स्पष्ट दिखता है, जिसे हराने को वो हर संभव प्रयास करते हैं। ह्यूरोज इस बात पर बेहद नाराज होता है कि गांव वाले हर समय उनसे ये कह देते हैं कि ताजा दूध, सब्जियां कुछ भी नहीं है। फिर बत्तख, मुर्गे, बकरियां आदि कहाँ से मिल पाएंगे? गांव वाले अंग्रेज सैनिकों को कुछ नहीं देते, हरी घास तक नहीं। वे कहते हैं कि घास का गोदाम एक के बाद एक जल गया, वो घोड़ों के लिए घास कहाँ से दे? और शहद, नींबू, घी, यह तो उन्होंने कितने महीनों से सुना तक नहीं। यही गांव वाले अपने घरों में रानी के सैनिकों को रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। रानी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा से बांध रखा। ऐसा लगता था मानो हर घर से सिपाही जन्म ले रहे हैं।
अफगानी सैनिकों ने भी रानी की खातिर शहादत दी थी। 1200 अफगानी और मुकरानी मुस्लिम घुड़सवार किले में बचे थे, जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि वे रानी के साथ अंत तक लड़ेंगे। अफ्रीकी लेखक फ्रेंच फैनन कहते हैं कि किसी भी सभ्यता का भविष्य उसके उन मूल्यों से निर्धारित होता है जिन मूल्यों की प्रेरणा से उसे स्वतंत्रता मिली होती है। रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति हमें ऊर्जा से भर देती है, और यह ऊर्जा ऐतिहासिक और सामाजिक है। यह एक कॉन्टिन्यूटी की तरह चलती रहती है, और अगर यह कठोर और दुखदायी और शाश्वत सत्य है कि रानी की चिता 17 जून 1898 को जली थी, पर हम भारत के लोग रानी की मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। रानी जीवित है, हमेशा से हमेशा के लिए। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद पल्लवी जी। आपके द्वारा उद्धृत किसी भी सभ्यता का मूल्य उन मूल्यों से होता है जिनसे हमें स्वतंत्रता मिली है। महारानी लक्ष्मीबाई उनमें से एक है। आपने महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन को जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन जानता था मोरोपंत तांबे और भागीरथी की लाडली संतान भारतीय स्वाधीनता के रण में अपने चरण अडिग रखकर अपने आप को अमर कर लेगी। कौन जानता था बिठूर में नाना साहब के साथ खेलने वाली छबेली मनुताई बाई गंगाधर राव की राजरानी बनेगी। इतिहास को कहाँ पता था कि अभिनव दुर्गावती की कहानी से उनका अंग रंग उठेगा। मनुबाई के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि संसार के इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा। मनुबाई की बाल्यावस्था पुण्य सलीला भागीरथी के तट पर बिठूर में नाना साहब के साथ बीती। वह हमेशा घुड़सवारी करना, बर्छी, तलवार, भाला चलाना आदि खेलों में ही रमती थी। भविष्य में झांसी की राज्य लक्ष्मी को संभालने का कृतित्व मनु ने मानो उससे प्राप्त किया। उनकी धरती करने के झांसी की तू मुकुट मणि के गौर वंश नागिनी अंबिके रण की मर्दन धार अश्वरोहिणी बाल पृष्ठ पर अंबा दुर्गा मिश्र रूपिणी मातृवत्सला खडक धारिणी मनुज नहीं अवतार। अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी को। आपसे कल वार्ता हुई। आपके अध्ययन व अध्यापन का व्यापक अनुभव व कार्य है, जिसे सुनकर यह लगा कि भारतीय इतिहास व पुरातत्व में आपने बहुत ही उपयोगी योगदान किया है। प्रोफेसर विघ्नेश जी की अनेक पुस्तकें हैं, जैसे युग युगीन, हस्तिनापुर 1993, हस्तिनापुर और मेरठ के 5000 वर्ष जो 1996 में 4 अप्रैल को जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने किया। गाजियाबाद के 4000 वर्ष, मेरठ मंडल का 18 विप्लव, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और ओरिजिनल म्यूटनी जो है वो। इसके अलावा 1996 में राजस्थान गवर्नमेंट में आपने काम किया, जहां पर आपने क्लेम किया कि ऑस्ट्रिच जो है वहां की पेंटिंग्स के हिसाब से कि ये 25,000 साल है। हस्तिनापुर साइट और मेरठ महाभारत काल की साइट में भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सहयोग किया।
आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जिसमें आपके 125 पेपर्स से भी ज्यादा छप चुके हैं। मेरठ कॉलेज मेरठ में भी आप रहे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने हिस्ट्री एक्सप्रेस, इंडियन आर्कियोलॉजी सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल सोसाइटी के आप सदस्य हैं, उनके लाइफ मेंबर हैं। आप इतिहास संकलन योजना में क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आप लोकसभा के टीवी चैनल पर और इतिहास के पन्नों से में और एबीपी न्यूज चैनल में भारतवर्ष की कणिया के एक्सपर्ट के रूप में भी रहे हैं। और आपने बहुत सारा कार्य मेरठ और हस्तिनापुर के पास और उस शहरों के लिए किया है। मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर जो 1857 की क्रांति पर आपका विशद कार्य है, हमें आपके द्वारा इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सादर आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हेलो। जी सर, हमें जी जी प्रणाम सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। देखिए, आज का दिन यूं तो कई दृष्टियों से बहुत अधिक महत्व का है और एक नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐतिहासिक महत्व की प्रभाव छोड़ने वाली घटनाएं आज के दिन हुई हैं, क्योंकि हमारा इतिहास का जो फलक है भारत का वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। लेकिन किन्हीं अर्थों में कोई एक तिथि विशेषता रखने वाली मान ली जाती है कि जब वो बाकी सब से अलग हट करके और उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा प्रदान करती है। पढ़े लिखे को, बहुत बड़े एकेडमिक आदमी को, पढ़ने वाले बच्चों को, रिसर्चर्स की नई पीढ़ी को, किसान को, काम करने वाली जो घरों में बाइयां हैं उनको, मजदूरों को, अगर वो भी सुने तो भी कुछ उन्हें लगे कि किसको सुनने प्रेरणा में लगे, तो हर एक आदमी को बिना पढ़े लिखे से हाईली एजुकेटेड तक सबको समानुपात में प्रेरणा प्रदान करने वाली जो घटना है, वैसी आज की घटना है महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि। मैंने जानकर बिना पढ़े लिखे लोग इनका उपयोग किया, मैंने जानकर मजदूरों का नाम लिया, मैंने काम वाली बाइयों के नाम लिए। लेकिन कुछ हमारे मित्र ऐसे भी रहे हैं कि जब देश स्वतंत्र हो गया और जब इसकी बड़ी जरूरत थी और जो इसकी नियामक संस्थाएं थी, जहां महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष को, उनके उद्देश्य को और उनकी वीरगति को, उसको प्रचारित किया जाना चाहिए था, तो जानबूझकर, अनजाने में नहीं, मैं फिर कहूंगा जानबूझकर ऐसे सभी पात्रों को हटाने का प्रयास किया गया। तो इस अवसर पर मैं अपने उन वामपंथी भाइयों के उन कार्यों को भी भूलता नहीं, मुझसे भुलाया नहीं जाता, मुझे वो चुभती हैं। कई बार मीठा जो चीज लगती है हम आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बहुत तीखी मिर्च आ जाए तो हमें परेशानी होती है, याद रहती है। हम बहुत सुंदर घास पर घूम रहे होते हैं, नंगे पैर, आंखों की ज्योति बढ़ती है सुबह सुबह घूमने से, कहते हैं, लेकिन कांटा चुभ जाए तो भले वो घास की अच्छाई याद ना रहे, लेकिन वो बुराई नहीं भूलती। आज देश का वो सब ऐसा अवयव, ऐसा नागरिक, चाहे बिना पढ़ा, चाहे मजदूर, चाहे काम वाली, चाहे वो टीचर, चाहे वो स्टूडेंट, वो कांटे की तरह से महसूस करता है। वो मीठे में कड़वी बड़ी तीखी मिर्च अचानक से आ जाए और उसका जो दंश सा होता है ऐसा महसूस करता है, ठगा हुआ सा महसूस करता है कि जब वो बहुत हाईली एकेडमिशियंस लोगों ने जो शुरुआत की देश की आज़ादी के बाद, और वो देखता है कि जो देश के रियल हीरो थे, जो देश की रियल हीरोइंस थी, और उनके कहीं भी सह प्रयास, उनके योगदानों को और उनके चैप्टर्स को, उनकी स्मृति को भुलाने की गलत, गंदी, घृणित ये कोशिशें की गई। खैर, कहते हैं कि समय बदलता है और
ये भी कहते हैं कि 3 लोक से न्यारी काशी, 3 लोक से न्यारी काशी, इस काशी में, इस बनारस में, जिसकी चिंता माधवराव पेशवा भी कर रहे हैं प्रथम, जिन्होंने ये जो 3 सरदारों को यहाँ दिया है जो बुंदेलखंड में थे। एक्चुअली बुंदेलखंड में झांसी में मराठे आए कैसे, तो मैं इस पे अगर जाऊंगा, हालांकि हमारी बहन ने बड़े अच्छी तरह से ये बताया है, पल्लवी जी मिश्रा ने, और मैं उनसे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और उन्हें मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बड़े तथ्य रखे। और 1-2 मैं निवेदन भी उनसे करूंगा 2 शब्दों पर, कि कालपी में तात्या टोपे की लज्जाजनक हार, ये उन्हें शब्दावली पे जरा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो उनकी शानदार संघर्ष है, वो लज्जाजनक हार नहीं है। और तात्या टोपे के बारे तो अंग्रेजों ने लिखा है कि अगर 5 तात्या टोपे होते देश में, भारत में, तो अंग्रेजों का यहाँ नहीं रहते, खत्म हो जाता मामला। तो इसको वो बात देखें और एक विद्रोह शब्द ना इस्तेमाल करें 1857 को। ये क्रांति है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या स्वतंत्रता संग्राम है, स्वाधीनता का युद्ध है, कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा उन्होंने किया, उनको मैं बार बार साधुवाद दूंगा। तो हुआ ये था कि छत्रसाल जब थे, 1727 ईस्वी के आसपास का मामला है, तो उनको मुगल अधिकारियों ने घेर लिया और उन्हें लगा छत्रसाल को, जो बड़े वीर थे, जो शिवाजी से प्रेरणा प्राप्त करके आए थे, कहते वो शिवाजी के से मिले थे उधर, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ मत रहो, आप जहाँ हो वहीं जाओ, आप बुंदेलखंड में जाइए और वहां मुगलों को धूल चटाइए, वहां रजिस्ट करिए। तो ये कहते हैं ये प्रेरणा लेकर के ही छत्रसाल आए थे, क्योंकि मुगलों के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए थे। देखिए अकबर जो का शासन है, उसके बाद तो वो सैकड़ों साल मुगलों का शासन सुस्थिर रहा, भले ही प्रतिरोध देने वाले महाराणा प्रताप जैसे महानायक रहे, तो भी वो हिल नहीं पाया। हालांकि अकबर ने भी नहीं जीत पाया हुआ, लेकिन चूंकि बड़े योग्यतम जो सेना नायक थे वो इन्होंने अपने साथ कर लिए। लेकिन जब औरंगजेब का शासन रहा उतने ही साल, लगभग 50 साल उनका, तो औरंगजेब के शासन के शुरुआत में जैसे ही उन्होंने यहाँ की भारतीयता के विरोध की नीति अपनाई, हिंदू के विरोध की नीति अपनाई, मंदिरों को तुड़वाने की गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पीछे एक ऑर्डर, जब ये कोविड चल रहा है तो एक आया कि भी डीएनए लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर निकालती है, उसका फॉलो होता है। ऐसे ही उस वक्त भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर होते थे, लेकिन चूंकि उस समय बादशाह का ही ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी और 1670 ईस्वी में 2 ऐसे ऑर्डर्स निकाले, यानी केंद्रीय सरकार के बादशाह के जो रॉयल फरमान की हिंदुओं की शिक्षण संस्थाएं उन्होंने बंद कराई, यानी भारत की परंपरागत शिक्षण संस्थाएं बंद कराना। अभी से मुसलमान मत समझिएगा, उनके लिए उस वक्त का मुसलमान वो नहीं है जो हमारा आज का मुसलमान देखता है। उस वक्त का जो मुसलमान है वो है जो विदेशी मूल का है, ईरानी है, तुरानी है, मुगल है, वो तुर्क है, वो खुरासान के आसपास का है, वो अजरबैजान के एरिया का है, वहाँ वो है मुसलमान। ये जो यहाँ का है ये मुसलमान नहीं, तो अभी धोती लगाता है, लांग की धोती पहनता है, मंदिर जाता है। ये मैं ऐसा पोस्टुलेट रख रहा हूँ, अवधारणा रख रहा हूँ, जिस पर मैंने 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और शायद वो जब लोग उसे मानेंगे तो वो सिद्धांत भी बनेगा। तो वो कहता है, उसका एक ऑर्डर उसने निकाला है कि मुझे ये पता लगा है, उसके पास जब वो गया है, जो नीचे गवर्नमेंट ऑर्डर आता है उसमें फरमान में ये है कि जो बादशाह है सलामत हैं, उन्हें मालूम पड़ा है कि वो ठट्टा में, मुल्तान में, गुजरात में और बनारस में, और विशेषकर बाद वाले प्रांत में, सूबे में, यानी बनारस में, बनारस की बात आती है, 3 लोग से काशी न्यारी में, वहीं शुरू कर रहा हूँ, कि वहां जो है वो जो मंदिर तोड़वाए गए थे वो फिर से बना लिए हैं इन्होंने। और इनमें जो शिक्षालय हैं मंदिरों के साथ जुड़े हुए, इसमें हिंदू तो काफिर शब्द है, काफिर तो जाते ही हैं, अब मुसलमान भी जाते हैं, तो इन्हें तुरंत रोका जाए। तो जो 10 साल का जीर्णोद्धार है मंदिरों का वो तोड़ा जाए, जो इनके शिक्षण संस्थाएं बंद कराई जाए। और इसी वक्त 1-2 साल के अरसे से वो एक ऑर्डर और निकलवा चुका था बादशाह औरंगजेब, कि राजपूतों को छोड़कर कोई हिंदू घोड़े पर नहीं बैठेगा, नंबर 1, शस्त्र नहीं रखेगा, नंबर 2, यानी डिसआर्मामेंट ऑफ द हिंदूज एट लार्ज, ये उसने किया। यहाँ हिंदू शब्द को समझिए इंडियननेस किया, इंडियंस भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, भारतीय, कोई फर्क नहीं है। जो अब का बाद का मुसलमान है वो बेचारे, उसके पूर्वज जो बनाए गए थे कैसे भी, वो अभी सब हिंदू ही जीवन को, पद्धति को, त्योहारों को फॉलो कर रहे थे। खैर, इस काशी के बारे में चिंता हुई उन्हीं दिनों, इस औरंगजेब के फरमान के लगभग 100 साल बाद, जब ये आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हो चुका, और इसके 8 साल बाद जब माधवराव फर्स्ट जो है वो पेशवा हैं,
तो उन्होंने अयोध्या, उन्होंने मथुरा, उन्होंने काशी, इन तीनों को अपनी वसीयत में लिखित रिकॉर्ड लिखा छोड़ा है कि भाई इनके तीर्थों का ध्यान कराया जाए, क्योंकि ये भारत के पुराने प्राचीन सभ्यता के केंद्र थे और इन्हें नष्ट कराया गया था, ये उनका कहना था। और उसी में बहुत सारी दूसरी भी चीजें हुई थी। तो इसी काशी में, यानी इस काशी के जिसको चिंता है, उसके समय में उसके पूर्वज बाजीराव के साथ जब मस्तानी का विवाह किया गया, विवाह में पुत्री के रूप में उन्होंने दी, यद्यपि वो एक नर्तकी की पुत्री थी और स्वयं भी बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, लेकिन छत्रसाल ने जब दिया तो कहते हैं 1/3 राज्य भी उन्होंने साथ दिया, ये रिकॉर्ड है। और इसलिए बुंदेलखंड में मराठों का एक प्रिंसिपलिटी बन गई जो उन्होंने पेशवा बाजीराव को दी। बाजीराव पेशवा ने बाद में उसके प्रशासन के लिए 3 खंडों में उसे रखा, और सरदार गोविंद बल्लाल बुंदेला, ये करहड़े ब्राह्मण हैं जो बड़े लड़ाई वड़ाई माने जाते हैं, चितवान ब्राह्मण के बाद उधर महाराष्ट्र के, और इनके कहना चाहिए अंडर में दिया गया जालौन का, सागर का, गुरसाहा का एरिया। दूसरा शमशेर बहादुर को दिया गया जो मस्तानी से पैदा था उनका पुत्र, और जिसका जनेऊ संस्कार जब नहीं कराया ब्राह्मणों ने विरोध किया तो पेशवा काफी नाराज हुए और फिर शमशेर बहादुर करके उनका नाम रखा गया। और वो पेशवा का वास्तव में असली पुत्र है और मारा गया है, आपको देखिए उसमें सदाशिवराव भाऊ के साथ में अपने लड़ते हुए। और जब फिल्म आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी करके जो भी पीछे आई थी, तो उसमें भी वो विश्वास राव जो है पेशवा का बेटा, वो अपने चाचा से जब कहता है, वो कहता है उससे उतरना नहीं है हाथी से, तू होती से क्यों उतरा? तो उसने कहा कि काका शमशेर बहादुर, मतलब शमशेर बहादुर काका यानी चाचा, पिता का छोटा भाई, यानी वो मारे गए इसलिए मैं नीचे उतरा, और इसलिए वो फिर मारा गया है। और फिर तो सदाशिव राव ने जो किया आप जानते हैं। खैर, तो उस हिस्से को ये देखते थे, और बांदा के नवाब थे, और कालपी भी इनके अंडर था शमशेर बहादुर, और नारो शंकर मोती वाले ये करके जो सरदार था, इसको झांसी दी गई। लेकिन ये बाद में, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले 4 साल पहले लगभग 1756 में वहाँ एक स्थानीय विद्रोह हुआ और नारो शंकर को वहां से जो है वो भागना पड़ा। तो इस मराठा सरदार की जगह पेशवा बालाजी बाजीराव ने, यानी बाजीराव के पुत्र ने, और जो पेशवा माधव राव है उनके पिता ने जो बाद में होंगे, तो उन्होंने जो है अपने एक और सरदार को भेजा। और हम ये जानते हैं कि पेशवाओं ने, खासतौर से बाजीराव ने, उन लोगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों के हाथ में तलवार दी थी जिनको परंपरागत रूप से शूद्र समझा जाता था, दलित समझा जाता था। मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि सिंधियाज आज भी महाराष्ट्र में ऐसे हैं, और उनका जूती बरदार जो था सिंधिया शिंदे, उसको पेशवा बाजीराव ने कुछ घोड़ों का सरदार बनाया, और उसके बाद और बड़े सरदार बना के वो ग्वालियर का इतना बड़ा महाराजा बने कि वो हिंदू धर्म के मुख्य संरक्षक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, माधव राव सिंधिया। ऐसे ही मल्हार राव होलकर इंदौर में जो दिखाई पड़ता है, और इसी प्रकार से उधर गायकवाड़। तो होलकर के साथ ये लोग थे। ऐसे एक सरदार रघुनाथ हरि नेवालकर को उन्होंने झांसी भेजा कि भाई आप उसको विद्रोह को दबाएं। तो रघुनाथ हरि नेवालकर ने बहुत अच्छी तरह से झांसी को कब्जे में कर लिया। इन्हीं के 5वें वंशज हैं ये महाराजा जो गंगाधर राव हैं, जिनका दूसरा विवाह हुआ है काफी बड़ी उम्र में, और एक मनुबाई के साथ, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानते हैं। अब हुआ क्या, झांसी के महाराजा का 1853 में देहांत हो गया। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने ये जो शुरुआत थी सबको एक तरफा किया, और बड़े होशियारी से सहायक संधियों के रूप में 1818 से सारे भारतीय राजाओं से उन्होंने मिल मिलाकर और सहायक संधियां कर ली, और बड़े हिसाब से जो है अपना साम्राज्य बड़ा स्थायित्व कर लिया। अब जब डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं 4 साल के लिए, और फिर उन्हें एक टर्म और दिया जाता है, 52 से फिर 56 तक का दिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने यह कार्य किया कि भारत में सीधे अंग्रेजों के अंडर जो शासन है, जो राज्य है, वो ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा है, और भारत के भारतीय जो राजा शासक वर्ग है उनके अधीन बहुत बड़ा है, और वो इस अनुपात को उलट देना चाहता था। मैं 2 बातों के लिए तो बहुत सम्मान करता हूं डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का, कि उसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी समृद्ध कराने में योगदान दिया और यूनिवर्सिटीज खुलवाने में योगदान दिया। 3 विश्वविद्यालय जो हैं, हालांकि उसके जाने के बाद खुल पाए, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को वो नॉमिनेट करके गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का।
लेकिन यही वो व्यक्ति है कि जिसने भारतीयों के साथ इनके शासन, इनकी सत्ता, इनका ये अनुपात बदल दिया, पलट दिया। और उसने बड़ी बेशर्मी से वो कई, हम उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके जानते हैं, और कि राज्य हड़प की नीति, तो उसने कहीं तो सीधे युद्ध के द्वारा कुछ हिस्से जीते। कुछ कहा गया कि साहब जो राजा लोग गोद ले लेते हैं अगर पुत्र नहीं है, वो हजारों साल की यहाँ की परंपरा चली आ रही थी। यहाँ तो मुसलमान भी गोद लेते थे और वो माना जाता था, जबकि वैसे देखा जाएगा तो इस्लाम में गोद लेने की वैसी प्रथा नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो चूंकि हिंदू से जो कन्वर्ट हुए, नेचुरल है, वो चीज मानी गई। और तीसरा उन्होंने कहा साहब कुशासन का आरोप लगाया, तो कहीं अवध क्या, पंजाब उसके पहले क्या, और गोद निषेध से ये सारे संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, झांसी, ये सारा बाघट, एक उदयपुर करके, तो ये बहुत सारे राज्य उन्होंने मिला दिए। अब ये सन 1853 के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप गोद लेंगे, कोई भारतीय नरेश राजा नवाब गोद लेगा, तो वो उसकी अनुमति इंग्लैंड से आएगी। और उसके हुआ ये था असलियत में कि पत्र ये देते जी हमें लिया लेने की अनुमति दी जाए, किसी की अनुमति कभी आई नहीं वहां से गोद लेने की। और जब राजा या शासक की समाप्ति हुई, उसका जीवन अंत हुआ, तो उन्होंने कहा साहब आप पर वो तो स्वीकृति तो मिली नहीं थी आपको, लिहाजा आपकी जो ये रियासत है इसका विलय किया जाता है। इसी तरह झांसी थी। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के साथ वो प्रयासरत हैं, कोशिश कर रही हैं, और उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो हमारे कुछ मित्र बार बार कहते हैं कि साहब अगर उन्हें झांसी दे दी जाती तो वो नहीं लड़ती। अरे भाई, जितना उनका एरिया ऑफ कंट्रोल है वो उसकी ही की तो बात करती। आज लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है LAC, वहां जो पोस्टेड है वही तो बात करेगा, या वो करेगा जो केरल में नेवी को देख रहा है? नहीं करेगा। तो ऐसा ही मानना चाहिए। अगर पूरे भारत पे कंट्रोल उनका होता तो शायद यही कहती कि मैं पूरे भारत को से मैं को नहीं दूंगी। और फिर वो ये बार बार इस इश्तेहार से प्रभावित हैं जो नाना साहब धोंडू पंत ने लिखा है, जो उर्दू में लिखा इश्तेहार है, जो उन्होंने जारी किया है, जो कर्नाटक से वो बरामद हुए बाद में। मैं उसे बरामद इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेजों की टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, कि बरामद किया यानी वहां से मिले उन्हें। और उस इश्तेहार में ये है, ये इसका इश्तेहार है, हम देखेंगे उर्दू में है, ये पूरा लिया है मैंने इसमें, ये एक्सप्लोरिंग 1857 पर है, और ये इश्तेहार पीछे है, उसी की कॉपी फोटो ये दी गई है। तो उसमें कहते हैं कि साहब ये जो विदेशी आए इन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया है और हमें इन्हें भगाना है। यानी जो ये शब्द कह रहा है, इसका मतलब वो कितना बड़ा नायक है। और हम बाद में देखते हैं कि दो ही ऐसे नायक हैं जिन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो उसमें नाना या बहादुर शाह तो पहले ही पकड़े गए, और नाना साहब बाद तक नहीं पकड़े जाते। और उन्हें कुछ किया जैसा हमारी बहन ने भी बताया, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी ने, कि उन्होंने वो तलवार सामने रख दी जो कभी पेशवा ने किसको दी थी कि भाई जाइए वहां पर, वो रत्न जड़ी तलवार जो रघुनाथ हरि नेवालकर को दी थी, यानी जिनके 5वें वंशज महारानी लक्ष्मीबाई के पति महाराजा गंगाधर राव। तो वो कि भाई जाइए और उसको देखिए कि इसने अभी तक तो हमारे परिवार में, जो ये आप ही के परिवार से दी गई हमें जो अधिकार दिया गया था शासन का, और ये तलवार, ये इसका चिन्ह प्रतीक हमने रक्षा की, और अब हम शायद रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे आप वापस लें। तो राव साहब ने कहा कि नहीं, आपने रक्षा की है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, और आप अभी करिए, और अभी कुछ थोड़ी सेनाएं हमें आसपास से और मिलेंगी। और वहां पर हम जानते हैं कि नवाब बांदा, उन्होंने भी खत भी लिखा था कि भाई अपने चाचा जी के लिए यानी काका के लिए कि मैं तैयार हूँ। वो खत भी है हम लोगों के पास, वो आर्काइव्स में है, नेशनल आर्काइव्स में रखा। तो कहते हैं कि वो सेना उन्होंने भेजी। अब ये किसकी तरफ आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं अब सिंधियाज की तरफ, ग्वालियर। और ग्वालियर के बारे में क्या लिखा है लॉर्ड कैनी? वो कह रहा है कि अगर महाराजा ग्वालियर इनके साथ हो जाते, वो तो विद्रोही शब्द लिख रहा है, तो हमें रातों रात मतलब बिस्तर ही समेटना पड़ता। वास्तविक स्थिति भी यही थी कि महाराजा ग्वालियर बहुत बड़ी सेना थी, यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित सेना थी, और ये उस महाजी सिंधिया के वंशज थे जिसने पूरे भारतीयता को, पूरे हिंदुत्व को, उत्तरी भारत में जो मंदिर दोबारा बने उसी ने ही किया। या होलकर में से फैमिली से अहिल्याबाई होलकर हैं, माता अहिल्याबाई होलकर, ये सब वो लोग थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, और उनकी जो मंत्री हैं, उनके लोग हैं, वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हों और महाराजा वहां से भाग आते हैं। और लेकिन उनकी सेना में वो सब होता है कि उनका बहुत बड़ा हिस्सा तात्या टोपे को भी सपोर्ट करता है, और बाद में वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में होते हुए जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं 1859 में तात्या टोपे। तो रानी झांसी इस समय जो लड़ रही है, और काल फिर उसके बाद वो आगे गई हैं, उन्होंने कहा कि क्या मैं आ जाऊं? तो कहते हैं उन्होंने पत्र लिखा महाराजा ने कि भाई अपनी बाप के घर तो बेटी कभी भी आ सकती है, तो आप आइए।
और जब ये जाती हैं तो भाई वो अंदर से ये था, वो चाहते थे कि ना आए। और रास्ते में एक नाला था, वो घोड़ा अड़ गया, नाले को नहीं पार कर सका, जब झांसी से इन्हें निकल के आना पड़ा और बार बार लड़ते हुए, और गोद लिए पुत्र को अपने पीछे बैठाए हुए हैं और दोनों हाथों से कहते हैं वो तलवार चला रही है, मुंह में जो है लगाम लगा करके। तो ये एक ऐसा चित्र दिखता है कि जो प्रत्येक युवा या तरुणी के लिए समझिए कि अपने एक जो आदर्श युवती कोई भारत में हो सकते हैं, जो 10-20 नाम होंगे, तो उसमें एक नाम महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत शुरुआती में होगा, अगर आप आधुनिक काल में ढूंढना चाहेंगे तो ऐसा वो अपने मातृभूमि के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, उस भारत भूमि के लिए जो अटक से कटक तक है, जो अभी बिल्कुल पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक है, जो अभी बिल्कुल जो है विवेकानंद शिला स्मारक वाला जो हिस्सा है, जो रामेश्वरम से लेकर के और इधर वो बद्रीनाथ केदारनाथ तक लगातार है, बल्कि कैलाश तक है, मानसरोवर तक है, उसका उतने हिस्से पे वो कर रहे हैं जहाँ उसको उसका कहना चाहिए एरिया ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, और जगह जगह दूसरे लोग कर रहे हैं। देखिए, ये केवल आज यह है कि महारानी झांसी को हम याद करें, पर हम ये नहीं भूलें कि माझा प्रवास लिखने वाला जो आदमी है, वो विष्णु भट्ट गोड से जो अपनी चलता है महाराष्ट्र से यहाँ तक, और संस्मरण लिखा है उसने, और हिंदी के बहुत ही महान साहित्यकार अमृतलाल नागर ने उसे हिंदी में अनुवाद करके भी छापा है। वो सारी चीजें लिखता है, कैसे वो रहा, फिर वो रानी गए तो उसने डे टू डे का लिखा कि क्या बात हुई, फिर रानी ने कैसे की, फिर ये क्या हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ, फिर कैसे हुआ। अच्छा, बाद में ये होता है जब रानी मारी जाती हैं, वो तो स्थिति ये होती है, वो कहती है कि भाई फिरंगी मेरे शरीर को हाथ ना लगाए। तो एक महाराज है, महाराज मतलब साधु, महात्मा गंगादास ने उनके शव को अपनी कुटिया में डालकर उसमें आग लगाई है, झोपड़ी में, और ताकि यही पता नहीं चले वो फिरंगियों के हाथ ना, जो म्लेच्छों के हाथ उनका शरीर नहीं लगे। उनकी समाधि भी बनी हुई है। ये महात्मा गंगादास जो हैं, ये खड़ी बोली हिंदी के शुरुआती कवियों में भी हैं। राज मिला रोया क्यों राजा, जोग मिला रोया क्यों जोगी, ये जो पद है इस तरह के शुरुआती, कुछ पीएचडी हुई है उन पर, ये उन्हीं का है। ये हमारे मेरठ मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यानी मेरठ प्रांत में भागुड़ जनपद के अंतर्गत गांव पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर के पास, तीर्थ के पास, वहां के थे महात्मा गंगादास, और ये उधर रह रहे थे। तो ये महात्मा गंगा इस तरह से भी है कि उनका संबंध इस तरह से महात्मा गंगादास ने किया, ये एक विचार आता है, बड़ा परिपुष्ट विचार आता है। 3 लोक से न्यारी काशी ये है कि इस काशी में महारानी, इसका जन्म हुआ है मनु का, जो मणिकर्णिका जिनका नाम है, जो तांबे फैमिली की बेटी है, और उसका जो जन्म वो काशी का है, और काशी 3 लोक से न्यारी काशी है। 1857 में काशी की पॉपुलेशन इतनी है जितनी भारतवर्ष में किसी दूसरे शहर की नहीं है, कलकत्ता की नहीं, किसी की नहीं है, दिल्ली उससे पीछे है। ये देखिए आप, तो वो बनारस, काशी, और काशी में हम देखते हैं भाई, काशी तो इसके लिए बहुत कुछ है, काशी का फरमान भी मैंने बताया, बनारस फरमान, काशी से संत मतलब कबीर क्या और रैदास, रोहिदास या रविदास, जिनका बहुत बड़ी फॉलोइंग, वहीं से हैं सारे लोग, वहीं से महारानी हैं लक्ष्मीबाई, और आज भी जो देश का संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े योग्य प्रधानमंत्री भी, वो वहीं से, उन्हीं की जनता के द्वारा काशी 3 लोग से न्यारी काशी के लोगों के द्वारा निर्वाचित है। काशी के बाद ये बिठूर कैसे आई, ये नाना साहब के साथ बचपन कैसे बीता, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, और बर्छी ढाल तीर तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी। इस तरह की बात आती है। नाना का मतलब नाना साहब है। तो क्या था कि जो पेशवा हैं, पेशवा बाजीराव, पहले बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव हैं, फिर बालाजी बाजीराव हैं, जो सूचना मिली उन्हें 14 जनवरी 1761 को, और पानीपत में ऐसा विनाश हो गया, तो वो दुख वियोग में उनका प्राणांत हो गया। तो उनके बेटे माधवराव प्रथम को पेशवा बनाया गया, जिसने अगले 8 साल में ही फिर से मराठाओं की वही पोजीशन कर ली, बुंदेलखंड को फिर से ले लिया, और ये सब चीजें हुई उन्हीं के द्वारा दिया हुआ। ये है आपके जो इनको दिया गया रघुनाथ हरि नेवालकर को 1769 में। खैर, तो ये हुआ। इसके बाद फिर नारायण राव को बनाया गया, वो रोगी थे, जल्दी समाप्त हो गए, और उन्होंने अपनी विल में भी लिखा कि इतने लोगों को भोजन कराया जाए मेरी आरष्टी में, और मथुरा, काशी, प्रिया, इनका उन्होंने चिंता व्यक्त की है, वो वसीयत है अभी भी।
इन तीर्थों की चिंता व्यक्त की है कि जो इंडियन नेस है, जो इंडियन फ्लेवर है, जिसे हर एक कोई किसी भी विचार को मानता हो, लेकिन ये मानता है कि जो भारतीयता का विचार, भारतीय संस्कृति का वो रहना चाहिए भारत में, तो उसका मूल, उसके रूट्स को सींचने वाला ये माधव राव है, जो बहुत यंग अवस्था में ही और वो उसका प्राणांत हो गया बीमारी के द्वारा। फिर नारायण राव छोटे भाई को बनाया गया, वो तो बहुत ही अल्प वयस की था और उसकी हत्या करा दी गई चाचा के द्वारा, रघोबा के द्वारा। रघोबा की पत्नी करती थी, जो उसके कहना चाहिए कि भाई आपको पेशवा बनना चाहिए इस तरह से, और उन्हें फिर बाद में हटना पड़ा और वो अंग्रेजों के पास गए। फिर वो तमाम बहुत सारी चीज आती हैं। उसके बाद जो आता है, फिर जो इस समय पेशवा है, तो 1816-18 में फिर वो युद्ध करते हैं अंग्रेजों से, और इस युद्ध में वो हार जाते हैं और अंग्रेज उनकी पेशवाई समाप्त कर देते हैं और उन्हें वहां से कानपुर के पास एक रियासत देके, छोटी सी जागीर और पेंशन देके भेज देते हैं, और उसका नाम है बिठूर। तो वही बिठूर है जिसकी बात जिक्र होता है, इसलिए वो बिठूर में, और गंगा जी में बैठे वहीं से तो आगे तक काशी तक जाना। तो काशी में बहुत मराठी रहते हैं, बहुत सारे नेपाली लोग रहते हैं। पुराने लोग मानते थे भी काशी में शरीर पूरा हो जाए तो अच्छा सा है। ये बहुत हम जानते हैं कि कबीर के समय से, रैदास के बहुत पहले से, और भी हजारों साल पहले से माना जाता रहा। तो वहाँ बहुत सारी नेपाली कोठियां भी हैं इसी तरह से, और सब जगह के लोगों का है कि वहाँ वो दिखता है हमें वैसा है, और बंगाल के बहुत सारे लोगों का है। तो इनका बहुत सारा संख्या थी, और इसलिए वो परिवार वाराणसी में था, काशी में था जब ये पैदा हुई, और बिठूर में इसलिए कि वो तो सारे मराठों का वहाँ मामला था। उन्हीं के पूर्व के पूर्वजों द्वारा ये सब राज्य दिए गए थे, वो चाहे इन होलकर हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे सिंधियास हो। तो ये मानते थे कि इनका एक नैसर्गिक है कि भाई हम अब ये समस्या में है तो हम इसको दूर करें। और चूंकि भारत जो गया है अंग्रेजों से के पास, वो वस्तुतः क्रियात्मक किसके हाथ से गया है, क्रियात्मकता कौन है उस समय का मालिक, वो मराठे हैं। माफ कीजिएगा, ये बहुत कम पढ़ाया जाता, या इस इतिहास को पढ़ाया नहीं जाता। 1803 में जो मुगल बादशाह है उसका थिएटर तो खत्म हो गया बेचारे का। 1803 में शाह आलम तो जब ये लेक जाता है उसके पास, और मराठों को हरा करके, आपका जो इस समय ग्रेटर नोएडा का जो गोल्फ कोर्स है, यहाँ जो लड़ाई हुई है, वहाँ स्तंभ बनाया, जीतगढ़ बनाया अभी भी कि भाई हमने यहाँ मराठे हराए हैं, और यमुना पार करके उसको वॉर ऑफ पटबड़गंज कहते हैं, बैटल ऑफ पटबड़गंज में युद्ध नहीं हुआ, वो उसे बैटल ऑफ दिल्ली कहते, दिल्ली में नहीं हुआ, वो हुआ है वो गांव में, जिस गांव में अब नोएडा का गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स के अंदर ही वो 1913-14 में वो बनाया, जीतगढ़ के हमारी जीत हुई थी, उसको संस्मरणात्मक करने के लिए। तो अब वो शाह आलम तो खुश हो रहा है, उसने तो इतनी तारीफ की है, इतना उसे गिफ्ट दिए, जैसे कि उसे तो बहुत अच्छा काम कर गया, मराठों को हराया। यानी मराठों को हरा करके जो आएगा वो मालिक हो गया, यानी अब अंग्रेज रियल मालिक हो गए। यानी हिंदुस्तान जो गया है वो मराठों के हाथ से गया। और अब नहीं, बहुत पहले से, अब से कई दशक पहले से सिंध के अमीर मुगल बादशाह को इकन्नी नहीं दे रहे, एक धेला नहीं, कानी कोड़ी नहीं, 2 पैसे नहीं दे रहे टैक्स। मराठों को टैक्स दे रहे हैं, हिम्मत नहीं मराठों को टैक्स ना दें। बंगाल के नवाब इन्हें कानी कोड़ी नहीं दे रहे, फूटी कोड़ी नहीं दे रहे, धेला एक नहीं दे रहे इन्हें, लेकिन उनकी औकात नहीं कि वो मराठों को टैक्स ना दें। यानी सबसे टैक्स कौन ले रहा है, तो मराठे दे रहे हैं। और मराठों में कौन कौन ले रहे हैं, तो उनके जनरल्स जाते हैं, उनके लेफ्टिनेंट जाते हैं, और ताज्जुब है, इस पर भी रिसर्च नहीं हुई, हर बिरादरी का व्यक्ति है, और दलित ज्यादा है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा तो ताज्जुब होगा। यानी हर एक के हाथ में उन्होंने तलवार दी है उस वक्त, और हर एक ने अपनी क्षमता योग्यता से उस जो हिंदू पद पातशाही का बड़ा कोई उन्होंने देखा था, शिवाजी ने सपना और एक रखी थी कल्पना, और उन्होंने सका उसको, उसमें लगे हुए हर एक आदमी, हर आदमी जूती गाड़ने वाला है। आज वो तलवार, सबसे बड़ा तलवारबाज नहीं दिखता कोई भी, वही सबसे बड़ा धर्म का रक्षक, धर्म ध्वजा दिखता है। ये चीजें तमाम आई, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो इसलिए बिठूर, इसलिए आपका झांसी, इसलिए कालपी, इसलिए बांदा के नवाब, पेशवा के सीधे अपने औरस पुत्र, अपने बायोलॉजिकल सन्स, भले ही वो शमशेर बहादुर, फिर अली बहादुर, ये तमाम लोग रहे हों, लेकिन वो है वही पेशवा वाले, मस्तानी से उत्पन्न, ये तमाम आपको दिखता है। और जब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस परिदृश्य से देखते हैं, और 1857 को स्टडी करते हैं, तो अंग्रेज ने जिससे लड़ाई हुई, वो कहता है कि 1857 के उस हिसाब में, वो तो खैर गदर कहते हैं, गद्दारी की है कि सिपाहियों ने गद्दारी की, हालांकि सिपाहियों ने शुरू नहीं किया, सिपाहियों ने समाप्त नहीं किया।
इसकी समाप्ति तात्या टोपे के बाद है, या नाना साहब ने बात तक नहीं की है जो दोनों ही सिपाही नहीं थे, या बेगम हजरत महल नहीं आई लौट करके नेपाल में, उन्हीं के साथ रही हिंदू सन्यासिन के वेश में। अभी पीछे जो भूकंप आया उसमें उनकी समाधि में वो भी आ गया, दरार भी नेपाल में आज भी। तो ये लोग वो नहीं थे सिपाही। लेकिन लगता है कि इनकी जो तीर्थ यात्राएं हैं, जो अजीमुल्ला को लेकर के इन्होंने भेजा है, नाना साहब ने सारे में कोशिश की है, वो जो दिखता है कि रियल हीरो जो दिखता है ये पेशवा है। और जब पेशवा है तो हर एक आदमी है, तो रानी भी है झांसी की, और तात्या भी हैं, और बाकी भी सब लोग। और यही नहीं है, इनके अलावा सैनिक असली टूल्स थे अंग्रेजों के। इरफान हबीब साहब से बहुत दिन तक मैं चर्चा करता रहा, और मुझे ये सौभाग्य ही प्राप्त है, मैं यहाँ सौभाग्य शब्द इस्तेमाल करूंगा, कि एक लेफ्टिस्ट एकेडमिशियंस का हाईएस्ट आदमी ने भी ये माना है कि 1857 में जो इतने लोग मारे गए वो या तो इसलिए मारे गए कि अपने कॉज के लिए बड़े समर्पित थे, या राष्ट्र प्रेम के लिए। ये शब्द है उसका, जहां खत्म हो जाती है उनकी वो जो वामपंथ की थ्योरी है। इसलिए कुछ लोगों ने डाउट करना शुरू किया उन पर। उन्होंने ये भी एक दिन एनडी टीवी में था कि वो कह रहे थे कि साहब ये आर्य गाय का मांस खाते थे, बार बार ये कहना कोई हिस्ट्री राइटिंग नहीं है ये। तो दो चीज में उनकी प्रेज करूंगा। उन्होंने 4 पेज का मेरे 1857 जो मैंने वॉल्यूम है उसमें फॉरवर्ड लिखा, और जो कुछ उन्होंने लिखा है वो उसके बिल्कुल उलट है जो उससे 10 साल पहले ये वो मानते थे और सारे लोग मानते थे। तो ये मुझे खुशी है कि अब लोग सभी, कुछ हवा बदली है और कुछ लगा है कि लोगों ने गर्दनें कटाई हैं, तो खाली वैसी नहीं है बस के साहब। वो हर जगह आप सोचोगे जहाँ एकजुटता है उसे आप गाली दो, और जहाँ वो दिखता है, कुछ कोना दिखता है, उसे हाईलाइट करो। मैं क्लीन शेव रहना चाहता हूँ तो क्या है, मैं अपनी मूछ रखता हूँ, मैं सेव हटा देता हूँ, ये मेरा अपनी रुचि है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा सा लगता है। लेकिन कहीं विद्रूपता ही हो तो उसको ही दिखाना और अच्छाई को हटाना, ये जो एक सोच है, ये कोई अच्छी, कोई फैशन भी कभी नहीं बना, आगे भी नहीं बनेगा, लोग इसे मानेंगे भी नहीं। तो हमेशा समाज की विद्रूपता को बड़ा दिखा करके, रुचि केंद्रित होकर के बात करना, और समाज में जहाँ जोड़ होता हो उससे विकेंद्रीकृत कर देना, उससे मतलब उससे हटा देना। विकेंद्रीकरण भी नहीं है बल्कि उसको नष्टीकरण के लिए कोशिश करना, वो कोई मानेगा नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हमारे वामपंथी मित्र भी उसको मानते हैं कि हाँ भाई ये संघर्ष था, ये देश के लिए था। हालांकि वो अपना थोड़ी बहुत थ्योरी लगाते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो हर एक की राइट है, हर एक की रुचि है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन हवा बदली है, बयार बदली है, मौसम बदला है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के साथ काम करने वाले माइंडसेट जो पैदा हुआ था वो एसएन सेन साहब जो राष्ट्रीय तो थे, लेकिन वो भी नहीं लिखने को तैयार थे कि साहब ये क्रांति थी। जबकि सावरकर इसको स्वतंत्रता संग्राम कह गए, इतनी बड़ी बात। मैंने उसको इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 शब्द दिया है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष, और अब हमारे बीच नहीं रहे प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल, उसको स्वतंत्र समर, स्वतंत्रता का संघर्ष, महासंघर्ष, इन शब्दों को इस्तेमाल करते थे। सन 11 तक उन्होंने यही किए हैं। हालांकि मैं उनसे लगभग उससे 30 साल पहले से क्रांति शब्द कहता हूं, और बाद में जाने से पहले वो क्रांति शब्द भी अब 1-2 लेख में शायद अभी लिखा है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, पर उनकी प्रयास था। तो मैंने उसको इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 कहा 1857 को, जिसकी बहुत बड़ी हीरोइन है झांसी की रानी। झांसी की रानी अगर हीरोइन नहीं होती, ये रोल मॉडल नहीं होती, तो सुभाष चंद्र बोस को ये कतई ख्याल नहीं आता कि मैं अपनी लेडीज की, जो महिलाओं की, जो बेटियों की, जो भारत की बेटियों की जो ब्रिगेड बनाऊं, उसका नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखूं। ये ख्याल में भी नहीं आता। रंगून में उस महापुरुष ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई, और उसने जब वॉर डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, आरजी हुकूमत आजाद हिंद सरकार, जिसकी आर्मी थी आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसके एड्रेस में उन्होंने ये बोला कि उस समय एक रानी थी, ये बोला है। उसके बाद बोला है लगातार प्रयास, और मेरे पास आज ये सब जितनी बेटी सब रानियां हैं, लिहाजा उन्हें रानियां ही कहते थे। ये वैसे ही नहीं है, ये फर्जी बात नहीं है। समाज की जहां जुड़ाव दिखता है हर वर्ग का, हर वर्ग से, जहां उसकी नौकरानी भी काम कर रही है तलवार लिए, मुंदरी कोई ना ब्राह्मण है, ना सवर्ण है, ना और है, उसका वहीं पे नीचे निकल के आता है। जिन्हें अगर उसे विद्रूपता में देखो तो कि साहब दलित अलग है, तो आदिवासी अलग है, तो वो भी वह सब दिखती हैं।
वहां नाचने वाली नृत्यांगनाएं जो काम करती हैं वो भी दिखती हैं वहां पर, जिन्हें आप तवायफ कहते हैं, जिन्हें आप रंडियां कहते हैं। उनके परिवार, उनके परिवारों की बेटियां जो नवाबों को भागई अपनी कला के द्वारा और वो फिर बेगम बन गई, वो बेगम तलवार लिए सामने खड़ी है। इसलिए इसमें केवल एक वर्ग, एक वर्ण, एक जाति नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है। वर्ण जातियों से अलग हट करके भी जो हमारे वनवासी बंधु हैं, जो हमारे ट्राइबल जिन्हें हम लोग कह देते हैं, वो हैं जो हमारे नृत्य पेशे वाले तवायफ के कोठे हैं, वो सबका योगदान है। सबने फांसियां भी खाई हैं, गोलियां भी खाई हैं। मेरठ के संदर्भ में तो मैं गुलाब जान कश्मीरन को भी देखता हूँ और सोफी को भी देखता हूँ जो नाचने वाली थी, जिनको शायद लगता है कोई पीछे योजनाकार बैठा है जो इनका इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि 2300 साल पहले भारत के एक थिंकर ने जिसका नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त, उसने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी वो कहीं विष कन्याओं के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। उन सबने कोशिश की है। वो डॉक्टर स्मिथ के साथ है उस समय गुलाब जान कश्मीरन। तो कौन इसमें नहीं है? इसमें रूपा चमार है, जिसे चमार जाति आप समझते हैं चरमकार का काम ही है खाली। तो आप सिंधे पे एक बार को डाउट और वो सब कर सकते हैं, नहीं साहब तो बहुत महाराजा हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं, वो हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं, लेकिन वो जूती बरदार थे, दलित थे। तो दलित बाद में भी रूपा चमार मेरा यहाँ का दलित दिखाई पड़ता है जो 1857 में वो उसने अपना योगदान किया है। सुंदर चूड़ा दिखाई पड़ता है, वाल्मीकि समाज कहिएगा उसको, स्लीपर क्लास पे। उसमें लोधी दिखते हैं, उसमें जाट दिखते हैं, गुजर हैं, उसमें राजपूत है, मुस्लिम राजपूत, हिंदू राजपूत दोनों है। इसी तरह से सब दिखता है, ब्राह्मण है, त्यागी है, सब है। नाचने वालियां, गाने वालियां, कोठे वालियां सब दिखती हैं। और वहीं पे दिखती है तलवार लिए हुए एक युवती जिसने देश के लिए क्या काम किया कि दुनिया में पीठ से अपने बच्चे को बैठा करके बांध कर और मुंह से बाघ पकड़कर तेज चलने वाले घोड़े की और दोनों हाथों में तलवार लेके जिसने लड़ाई लड़ी है। और उसका जो एक तोपची है, जब ये वो झांसी से नहीं निकली है, अभी झांसी उनके अंडर में है और बाहर अंग्रेज तोप गोला बरसा रहे हैं। तो जिसके गोलंदाज का अच्छा गोला लगा, अंग्रेज पीछे हट रहे हैं, तो अपना हार निकाल दिए बहुमूल्य, उस गोलंदाज के उसमें डाल दिए कि ले भाई। और वो फैमिली आज, वो पठान फैमिली, वो रिसालदार परिवार हसनपुर जिला अमरोहा, उसमें दरबार में दिखाई देता जो राजा देशराज का बनाया हुआ किला था और जहांगीर और शाहजहां के टाइम में जो बेदखल करके मार दिए गए थे धोखे से। राजा देशराज और चंद्रसेन छोटे भाई, जिनको चांद का बना लिया गया था हारी हुई फौज के मुंह से पखाने बंधवा कर। लेकिन उसमें जो परिवार आज पठान रह रहे हैं, तो रिसालदार परिवार वही उन्हीं का वंशज है जो रानी झांसी का तोपची था और वो गोलंदाज था। अरे फील्ड वर्क करिए तो पता लगेगा आपको। महारानी लक्ष्मीबाई के एक कोई मामा लगते थे, सगे थे, मौसेरे मामा, फुफेरे, तहेरे, हमें नहीं पता, पर कहते हैं उनके मामा लगते थे। और जब हार गई रानी, गंगा जी के किनारे किनारे ऊपर को चल दिए, हस्तिनापुर में आकर के वो रुक गए। जो कुछ उन पर धन था बाद में उखाड़ लाए, खोद लाए सोने चांदी का। यहाँ उन्होंने 3 कमरे का बीच बघर्रों के बीच में, शेर बघर्रे भी यहाँ उस समय रहते थे, भेड़िए, वहाँ एक महल बनवाया। वो 3 कमरे का, ये पर कहते हैं रघुनाथ मराठे का महल। अब भी जब जाइएगा हस्तिनापुर तो उसे देख आइएगा। और रानी झांसी का ही मामा लगता था, इस लड़ाई में लड़ा हुआ था। और जब हार गए तो बाद में यहाँ के सन्यासी के भेष में आ रहा है, जैसे नाना साहब नेपाल में सन्यासी के भेष में रहे। 1857 ये गदर नहीं है, ये विद्रोह नहीं है, ये भारत की 1857 की भारतीय क्रांति है। फ्रांस में कुछ दर्जन लोग भी नहीं मरे और वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई, दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि सफेद चमड़ी के लोग थे। हम मानसिक गुलाम हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, मैं सम्मान करता हूँ इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, लेकिन वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1857 भारत का, जिसमें लगभग मेरे अनुसार 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए तलवार से, गोली से, फांसी से। वो आप उसको कहते हैं कि गदर है और सिपाही विद्रोह है, जिसको नाचने वाली सुबह ही जाके स्मिथ के पास कह रही है कि साहब भाग जाइए, चाहिए कहीं भाग चलें। डॉक्टर स्मिथ अंग्रेज है और ये गुलाब जान कश्मीर नाचने वाली मेरठ की है कि क्यों कि आज साहब लोगों को मारा जाएगा। वो कहता तू रोज बाजार की ऐसी खबरें उठा कर लाता रहता है। उसका बयान है अंग्रेज कैंटोनमेंट मिलिट्री का, जो उस समय का सुपरिंटेंडेंट है मिलिट्री पुलिस का, उसने बयान लिए हैं। वो बयान दर्ज है उसमें गुलाब जान कश्मीरन का। वो कश्मीर की है, अम्बाला। वो कहती है सोफी ने बताया था मुझे, तो साहब सोफी को पकड़ा। मैं कहा जी मेरी तो कोई बात नहीं हुई उससे। गुलाब जान क्या सबको पकड़ रखा था अंग्रेजों ने। गुलाब जान से कहा ये बता तू तवायफ की 25, झूठ मत बोल, सही बता, सोफी की माँ ने तुझसे कब कहा? बोले नहीं साहब मुझसे माँ ने तो नहीं कहा उसकी, पर सोफी ने बताया। सोफी को अलग
इंट्रोगेट किया जा रहा था। सोफी कहती है जी मेरी माँ को तो 4 महीने हो गए यहाँ से गए हुए अम्बाला, क्योंकि जहां जहां कैंटोनमेंट था वहीं वहीं नाचने वालियों की व्यवस्था रहती थी, ताकि सिपाही किन्हीं सिविलियंस के घरों में ना कूदें, और शहरों से बाहर कैंटोनमेंट होते थे, पुराना नियम। तो वो जब जाती थी कोठे की मालकिन या उसके पास आने वाली लड़कियां, तो वो उस थाने में लिखा के जाएंगी कि हम आज यहाँ से जा रहे हैं, रवानगी बोलते अभी भी थाने में रिकॉर्ड है। और जब अम्बाला पहुंची, कई दिन गाड़ी से चल के रक्से तांगे से जिससे भी गई, वहां पहुंची तो वहां उसकी आमद दर्ज है और पाई गई कि वो सही बोल रही थी। इसका मतलब गुलाब जान कश्मीरन गलत बोल रही थी, उन्हें मार दिया गया, उनके कोठे डिस्मार कर दिए गए। सदर बाजार मेरठ में जाएंगे तो उसमें पानी की टंकी बनाई गई थी, अब तो वो भी ऐसे ही। चीज ये है कि रानी का जो करैक्टर है, इस 1857 के ही साथ भारी अन्याय हुआ, क्योंकि राष्ट्रीयता का ये पोषक था। तो अंग्रेज तो क्यों करते साम्राज्यवादी के भारत की राष्ट्रीयता का पोषण हो। और जब गोरे अंग्रेज भाग गए और जब काले अंग्रेज, हमारे ही पूर्वज, हमारे ही दादा परदादा लोग ये शासन सत्ता में आ गए, चाहे वो नेहरू जी हो चाहे दूसरे हो, उन्हें शायद देश निर्माण से इतनी फुर्सत नहीं थी, स्वप्न में ही दृष्टि में लगे रहे, क्या कर रहे थे पता नहीं, कि वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी जगह चली गई जिन्हें उन्हें राष्ट्रीयता के विचार से भी शायद उतना परहेज था कि ये सशस्त्र क्रांति है, ये सामने ना आ जाए। तो केवल झांसी की रानी नहीं, सभी के साथ अन्याय हुआ है, और रानी झांसी के साथ भी सब बहुत वैसा ही अन्याय है। ये हमारे भारतीय नहीं, पूरे दुनिया की युवतियों के लिए, जैसे पूरे दुनिया के युवकों के लिए आदर्श स्वामी विवेकानंद घोषित हैं। यूएनओ में ये मांग जानी चाहिए, होना ना होना अलग है, लेकिन ये मांग जाए कि भारत की ये जो वीरांगना है, ये दुनिया की महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए एक आदर्श युवती, एक रोल मॉडल ये हो सकती है। इस अवसर पर मैं फिर वही 3 लोक से न्यारी काशी में जन्मी, रैदास कबीर की भूमि में से आई निकल करके शिव जी की भूमि में, उस भूमि में कुछ और ही बात है, और उसने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, रानी झांसी के रूप में मशहूर हुई। रानी झांसी लक्ष्मी रेजिमेंट बनाई जब सुभाष चंद्र बोस ने, तो हम उनको भूल तो कभी सकते ही नहीं। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कोई नहीं भूल सकता। वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणास्पद हैं। मैं एक बार फिर से महात्मा गंगादास, राव सिंह जी, राव साहब जी और नाना साहब तो 1857 का हीरो दिखता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सन 1853 में 57 लाख रुपया है उस आदमी का, और जब 1857 आता है 4 साल में ही वो पैसा जीरो हो जाता है, कहाँ चला गया। तो ये लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है पूरे देश में कैंटोनमेंट में जो जहाँ जैसे हो रहा है, कहीं कहीं सिपाहियों के बीच बात हो रही है। चूंकि जॉन के ने ये लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ, आप उसे नोट भी कर सकते हैं, कि सिपाही रात को अपनी गुप्त सभाएं किया करते थे, उनमें बोलने वालों के मुंह पर नकाब ढका रहता था। और ये कह के पलटनों के मध्य पत्र व्यवहार ये भी था, ये भी रिकॉर्ड में आया है कि भाइयों स्वयं हम विदेशियों की तलवार अपने शरीर के अंदर घोंप रहे हैं, यदि हम खड़े हो जाएं तो कलकत्ता से पेशावर तक का मैदान हमारा होगा, हमारे हाथ होगा। लावनियों से, रागनियों से, तमाशों से, कठपुतलियों के नाच से कोशिश हुई, चपाती और कमल से कोशिश हुई, ये कोशिशें वैसे ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में भी वो चपाती, वहाँ के कमिश्नर ने लिखा, मेरा आर्टिकल है कि साहब आई तो थी चपाती, हाँ मार्च के शुरू में आई थी, ऐसे ऐसे हुआ। तो ये अभी इस पर रिसर्च किए जाने की बहुत जरूरत है। और इनके वकील भी थे, मिस्टर लेंग शायद नाम था, मेरठ भी रहे, वो पत्रक पर निकालते थे, मैं नाम इस समय एकदम ध्यान से नहीं आ रहा है। उनको रिसालदार परिवार जो हसनपुर का पठान परिवार है, जो उनका गोलंदाज था, उनके भी पूर्वजों को, महात्मा गंगादास के गुरु भी और उनके बाद भी, देखिए ये वाली भी परंपरा दलित संतों की परंपरा वालों में से है महात्मा गंगादास। खैर मैं इन सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, उन नाचने वाली, उन गाने वाली, उन रंडी, उन तवायफ, उन वेश्याओं, उन लड़कियों को, उन बहनों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्हें अंग्रेजों ने मार दिया, जिन्हें गोलियां मार दी, फांसी चढ़ा दिया। यानी देवर यूज्ड एज टूल्स। उन्हें पता नहीं था कि वो किसी बड़े काम में लगी, लेकिन वो अंग्रेजों के पास जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजों के तो परिवार वहां रहते थे, यहाँ तो केवल ऑफिसर्स रहते थे, उनकी फैमिली बच्चे पढ़ते इंग्लैंड में थे ज्यादातर के, इसलिए कश्मीर से वो बहुत बड़ी एक आवत होती थी, और वो कश्मीर से यहाँ आती थी। अम्बाला बहुत अच्छा कैंट था, और फिर वो अम्बाला होकर, देखिए पहले कश्मीर से मेरठ या आने का रास्ता हमारा दिल्ली का वो लाहौर होकर था, कश्मीर से पहले लाहौर फिर इधर आते थे। तो पाकिस्तान बनने से हमें समस्या भी आई कि असली ट्रेडिशनल रूट वो था। खैर कोई तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने टनल वनल बनवाई है, जो हम सीधे भी पहुंच सकते हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, कश्मीर से हम हट नहीं सकते और उन्होंने हमें फिर से उतना जोड़ा है। खैर
चीज ये है कि इन सब का जिन्होंने 1857 में ये अपना बलिदान किया, अपना योगदान किया, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो योगदान कर रहे हैं, तो मैं उन नाचने वालियों तक को भी, जो अब बेगम भी नहीं, अब भी उसी पेशे में है, उन पेशे वालियों को भी जिन्होंने, तो सबको बहुत नमन करता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई, उन नक्षत्रों में जो बहुत सारे तारे हैं, रात को अमावस में जो दिखता है, 1857 के अमावस में जो चांदनी फैला रहे हैं, उनमें वो सबसे चमकता तारा है। या जो पूर्णिमा का चांद है, जिन लोगों के लिए 1857 के दिन तो वो फिर चांद के रूप में दिखाई पड़ती हैं। मैं सभी को, उनको भी और उनके जो भी उनके साथ शहीद हुए और जो बिना उनके शहीद हुए, उनसे पहले उनके बाद, तात्या टोपे, अरे क्या पूछे, उन्होंने तो क्या नहीं कहा था। और रानी के बारे में अंग्रेज ने कहा कि वो इन लड़ने वालों में वो महिला ही अकेली मर्द थी, वो औरत अकेली मर्द थी, ये लिखा है उसमें, इतनी मर्दानगी थी इनकी। या वो कहते हैं 5 तात्या टोपे होते तो भारत में नहीं रहते, या कहते हैं अगर सिंधिया मिल जाते तो रात को हमें तो मतलब बोरिया बिस्तर मानना पड़ता, लॉर्ड कैनिंग कहते हैं उस वक्त। तो जो गलतियां हुई ठीक है, पर हम उन्हें याद करें। इतिहास याद करने की चीज है, गलतियों को छुपाने की चीज कभी भी नहीं है। मुझे ध्यान है कि भारत का एक विचारक रूस होकर आया था, उस समय की सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने उन्हें बुलाया था, यूएसएसआर था उस वक्त वो, तो उनका नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी करके लोग उन्हें जानते हैं। जो चिंतन धारा के लोग हैं, किसी भी चिंतन के हों, वो जानते हैं कि वो बड़े चिंतक थे, चाहे वो सोशलिस्ट हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो राष्ट्रवादी हों। शायद राष्ट्रवादियों से ज्यादा दूसरे वो लोग उन्हें ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो उस रूप में उनके लिए वही निशाने पे ज्यादा थे। भारतीय मजदूर संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने उसकी वो बनाया था, और किसान संघ भी उन्हीं की देन था। तो वो जब रशिया गए थे तो वहां एक जगह पे वो लोग ले गए इन डेलीगेट्स को, जो यहाँ के राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स थे। तो वहां जगह जगह वो पत्थर पे लिखा हुआ था कि साहब यहाँ हमारी फौजें हारी, यहाँ उनसे हारी, हिटलर से, यहाँ ये सब। उन्होंने कहा भाई आपने ये क्यों कर रखा कि जहां जहां आप हारे वो सब लगा रखा है आपने तो उन्होंने ये कोट किया, ये बताया, लिखा भी है ये ठोंगड़ी जी ने कहीं ना कहीं। लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान में मुझे भी उनके सौभाग्य है कई बार उन्हें सुनने का, बात करने का। वैसे तो सरस्वती शोध पर खाली वो बैठा करते थे, बोलते कम थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसलिए वो लगा रखी है उनका जी, ताकि हमारी पीढ़ियों को पता लगे कि हम यहाँ हारे हैं। तो इसलिए जो हमारी गलतियां हैं वो हमें पता लगे, हमारी क्या क्या गलतियां 1857 की, और अभी भी कौन कौन जानबूझ के करना चाहते हैं और कौन कौन उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं। यानी जो रशिया की वो बात, उस यूएसएसआर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, उन लोगों ने जो कोशिश की कि जहां हारे वहां भी लिखा हम हारे हैं, दिखावें आप यहाँ हारे हो, ताकि सत्य है। चूंकि साहित्य अलग है और इतिहास अलग है, मैं फिर माफी चाहूंगा, साहित्य में लिबर्टी है, हम बहुत बहुत बात करते हैं, हम इतिहास में नहीं। हम किसी महिला को साहित्य में तो बोलते हैं चंद्रमुखी है, इतिहास में चांद, एक जो चांद ऊपर होता है वही चांद है, और कोई उसका मुख नहीं होता, ना कोई चीज होती। इतिहास ये तो कह सकते हैं, ऐसा माना जाता था कि वो चंद्र, ये नहीं कह सकते वो चंद्रमुखी थी, हम राइट कुछ नहीं बोल सकते। लिहाजा इतिहास चूंकि बड़ा कठोर और नग्न और कटु सत्य है, तो जहां हारे हैं, जो कमियां हैं, वो हमारी विद्रूपता है, वो भी ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन हम विद्रूपता केंद्रित करके समाज में नुकसान पहुंचाएं, ये राइट किसी को भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे चरित्र ऊपर उभरेंगे, ये हीरोइंस उभरेंगी, रियल हीरोइंस, रियल हीरोज इंडिया के, ये जो सपूत हैं, और जो उनकी बेटियां रानी लक्ष्मीबाई 1857 और इसके पहले, और तमाम जिन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी क्या, और हसन खां मेवाती क्या, और अजीमुल्ला, ये दिखेगा राम प्रसाद बिस्मिल, और उनके साथ में जो है दिखेंगे शाहजहांपुर के वो पठान जो आर्य समाज का हवन भी करते थे। क्या चीज है वो जो राष्ट्रीयता दिखेगी, अब वो दिखने की तरफ है। हवा बयार बदली है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना अपना इसमें योगदान करें, गलतियों को छुपाएं नहीं, लिखें, लेकिन जो जोड़ने वाली चीज है उसको इग्नोर नहीं करें, उसको केंद्रित जरूर रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात आपने सुनी, मुझे बोलने का अवसर दिया। यहाँ पर माननीय क्षेत्रीय संयोजक श्रीयुत भगवती प्रसाद राघव जी, जो खुद चिंतन पक्ष बड़े सबल है उनका, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, श्री अवनीश त्यागी जी, डॉक्टर अंजलि वर्मा जी, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी, सभी प्रांतों के सारे पदाधिकारी, सारे सदस्य जो बने हैं, जो पुराने हैं, जो नए हैं, या जो बनेंगे आगे आज सुनने होंगे, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। उसमें जो अच्छा लगे तो आप, बहुत अच्छा है, आप निष्क्रिय मत होइए, लिखिए जरूर, करिए इसको कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ाइए। अगर ये बढ़ाएंगे तो रोल मॉडल्स यही होंगे, और ये नहीं बढ़ाएंगे तो जो मॉडल्स हैं वो अगली पीढ़ी के रोल मॉडल बन जाएंगे, तो फिर उनकी गलती मत कहिएगा।
रियल हीरोज, रियल हीरोइंस को हटा करके रोल मॉडल आप किसी को नहीं ला सकते। फिर तो जो मॉडलिंग करने वाले हैं वो अगर आएंगे बच्चों के बीच, और वो बड़े बड़े लोग आत्महत्या इसीलिए तो करते हैं कि प्रेरणा समाप्त हो जाती है। शरीर वही है, सांस वही है, रहने का मकान वही है, खाने के नाश्ते वही हैं, हवा वही है, रह जाने की गाड़ी संसाधन है, लेकिन आदमी आत्महत्या कर रहा है आज बड़ी बड़े। क्यों? प्रेरणा हट गई है, रोल मॉडल्स हटा दिए गए हैं, हट गए हैं। कृपया रोल मॉडल्स को स्थापना में अपना योगदान दें। मैं इन्हीं विनम्रता पूर्वक जो मैंने आभार कर रहा हूं और ये आह्वान भी करता हूं कि इससे जुड़े, ये जो संस्था जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, ये सबको देना चाहती है। इससे जरूर जुड़िए, इस संस्था के पास जरूर सबके लिए कुछ ना कुछ है और ये बहुत अच्छा विचार है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, तीन लोक से न्यारी काशी। प्रश्न आएंगे तो धन्यवाद प्रोफेसर विघ्नेश्वर त्यागी जी। तीन लोक से निराली काशी। 1857 का संघर्ष था, वो गदर नहीं था, विद्रोह नहीं था। आधुनिक काल में जो आदर्श युवती का नाम हो सकता है वह महारानी लक्ष्मीबाई का है। आपने कहा जो एक्चुअल रोल मॉडल हो सकती हैं और होनी चाहिए। आपने उन पृष्ठों को भी लिखा व पढ़ाया है जो कि इतिहासकारों ने लिखना भी नहीं ठीक समझा। आपके लिए चैट बॉक्स में भी लिखा गया है कि आप पूरे मन से बोलते हैं, वह मार्मिक तथा सराहनीय कहा गया है और एक नई सोच विकसित करने के लिए भी आपका धन्यवाद दिया है। आपने विशद, व्यापक, गहन व सुंदर व्याख्यान हमें दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। आपका इसी प्रकार समय समय पर उद्बोधन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद फिर से प्रोफेसर विघ्नेश त्यागी जी। रानी के जीवन में सुख लिखा ही नहीं था। पहले पुत्र की मृत्यु हुई, फिर पति की बीमारी और उनका स्वर्गवास। राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर नामक बालक को उन्होंने गोद लिया था। वह अल्पवयी होने के कारण संपूर्ण राज्य का दायित्व रानी पर आया, परंतु बड़ी कुशलता और साहस के साथ व्यक्तिगत दुख भुलाकर उन्होंने अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। अल्पवयी राज्याधिकारी का राज्य अपने राज्य को जोड़ने का अक्सर अंग्रेज देखते ही रहते हैं। उन्होंने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में अस्वीकार किया और झांसी राज्य खालसा करने का आदेश दिया। लक्ष्मीबाई ने सिंघनी की तरह गरज कर कहा, मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। झांसी की स्वाभिमानी शूर सेना बिजली की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध हुआ। झांसी की रानी ने साक्षात रणचंडी का रूप धारण कर प्राण से किले की रक्षा की, परंतु अपने ही कुछ लोगों ने विश्वासघात किया और अंग्रेजी सेना को किले का दरवाजा खोल दिया। शत्रु सेना अंदर घुसी, उसके पहले ही रानी अपने पुत्र को लेकर किले से बाहर निकल चुकी थी, परंतु दुर्भाग्य ने वहां भी पीछा किया। अंग्रेज सेना को उसका पता लगा और वे सैनिक उनके पीछे दौड़े, परंतु अंतिम श्वास तक वह वीरता से लड़ती रही। मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर LS बिष्ट को, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं तपोभूमि विचार मंच से, कि वे आकर अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर LS बिष्ट अपना आशीर्वचन दे। धन्यवाद। जी प्रणाम, सभी बंधुओं को प्रणाम। बहन जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है। नमस्कार। हमारे सबकी प्रणाम, मोदी भाई साहब को प्रणाम।
नमस्कार नमस्कार। और आज के हमारे मुख्य वक्ता, हमारे बंधु, हमारे विचारक चिंतक माननीय जिग्नेश जी को बहुत बहुत उनका आभार भी, धन्यवाद भी, प्रणाम भी। और पल्लवी जी का आभार धन्यवाद बहुत सा बोले। इतना बेसद, इतना सारगर्भित आप लोगों का जो है उद्बोधन था कि उसको सुनने के बाद तो आगे कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है ना। मैं बोलने में सक्षम हूँ क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं रहा। इसलिए ये मेरे विषय से जरा दूर की बात है। चलिए, क्योंकि अध्यक्ष बना रखा है तो थोड़ा सा अपनी तरफ से बोलूंगा ही। तो सभी बंधुओं को प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो मैं आज के दिन हमारी शुरुआत हुई, हमारे जो है चाइना बॉर्डर पर जो सेशन हुआ है उसमें जो हमारे 4-5 भाई अधिकारी 20 लोग हमारे पुरुष मारे गए हैं, हम ये जो विजय की प्राप्त हुई है तो उनको नमन करते हुए और झांसी की रानी को नमन करते हुए उनके तमाम अमर शक्ति को नमन करता हूँ। उनके बलिदान के द्वारा कारण ही इस देश में क्रांति हुई। इस क्रांति के द्वारा हम सभी लोग जो है आज उनकी प्रेरणा करके दिवस मना रहे हैं। इस समय मूल रूप से आपका कोरोना काल चल रहा है। कोविड-19 के समय में इस समय खास तौर से हम सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। वेबिनार के माध्यम से निरंतर हमारा अपना बैठना हो रहा है। ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। हमको हमेशा जो है जो प्लसेज है उनको ध्यान देना चाहिए, जो माइनस पॉइंट है वो जो है बहुत ज्यादा हमको ध्यान ना रखें। सिर्फ गलती से हम अपना गलती स्टार्ट करें तो ये हमारा ध्येय पॉइंट होना चाहिए। विनय जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि हमारे पास जो प्रेरणा है उस प्रेरणा के कारण हम जिंदा हैं। अगर प्रेरणा न हो तो हम लोग कहीं हमेशा मात खाते हैं। तो मैं सोच रहा था ये भाई साहब का पॉइंट इतना सुंदर है कि जितना भी हमारे पास एडवांस कंट्री, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, इंग्लैंड हो या जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इस तरह से वहाँ पर कोविड-19 से जो है तो मौतें हुई है क्योंकि उनके पास डिप्रेशन पॉइंट ज्यादा है। वही जीवन का उनका जो है विशेष ऐसा जो है जो हम धर्म काम उसी बातों की लिखते करते हैं, इस तरह का कहीं भाव नहीं है। कोई योग या इस तरह का भाव उनके मन में नहीं है, सिद्धांत नहीं है। लाइफ के प्रति जो है दूरगामी चिंतन नहीं है। उसी चिंतन न होने के कारण ही वो लोग जो है शायद वहाँ उनकी मौतें हो रही है। और हमारा भारत में जो हमारा मोर्टेलिटी रेट हो सबसे दुनिया से कम है। कारण उसका यही है कि हमारे पास पग पग पर हर स्तर पर प्रेरणाएं मौजूद हैं और उन्हीं प्रेरणाओं में आज हम जिनका यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई का। हम सब जानते हैं बुंदेली हार मोनू की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली नहीं थी। तो ये एक हमारा एक वाक्य ऐसा था, ये वाक्य ने जो है इससे पूरे भारत के जन जन को प्रेरित किया है। और इसमें मैं ज्यादा ना कह करके सारी लंबी चौड़ी बातें सब बहुत लंबी बातें हो चुकी हैं और बहुत विशद बातें हो गई हैं। मैं यहाँ पर बोलने के लिए काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन दो ही बिंदु जो मेरे समझ में आते हैं वो मैं बोलूंगा जरूर इसमें। तो ऐसे समय में जो झांसी की रानी का जो विशेष रोल रहा है, एक तो वो हमारे वुमन पावर क्या हो सकती है, उनके साथ साथ में इतिहास में बहुत सारे हमारे जो रही है। और लेकिन जो है वर्तमान आधुनिक काल में जो हमारा जो हम लोग को प्रेरित करती है वो सारी झांसी की रानी का जो है वुमन पावर के रूप में या महिला शक्ति के रूप में या सशक्तिकरण के रूप में वो हमारे सामने है और हम सब उससे प्रेरणा लेते हैं। और साथ में जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा प्रथम जो ये युद्ध रहा है वो वेल प्लान्ड वेल थॉट था निश्चित तौर पर। और उसके लिए एक निश्चित बात है, दोबारा जो भाई साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहते हैं कि झांसी रानी ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। तो ये नहीं दूंगी झांसी का मतलब सिर्फ इतना ही था कि उनके अधिकार क्षेत्र में जितना उसमें था वो झांसी की, तो वो अपने आप में मातृभूमि के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनके जो जज्बा वगैरह दिखा रहा है, उस जज्बे के कारण उन्होंने कहा अगर ये अधिकार को संपूर्ण भारत में शायद हो जाए, संपूर्ण भारत के संदर्भ में यही बात कहती। तो उससे हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम अपने देश की एक इंच भूमि के लिए जो है अपने प्राण से उसका जो है हम रक्षा करें। और उसके लिए अगर हम वीर प्राप्त होते हैं तो भी हमको जो है वो शूटिंग सेक्रीफाइस करना चाहिए। और वो शूटिंग सेक्रीफाइस
इंसान की जो है आने वाली पीढ़ियों को तो फिर एक जो है प्रेरणा के रूप में हमारे सामने रहता है, हीरो हमारे सामने रहते हैं। और साथ ही वो जो है हमारे आजकल के समय में जो हमारे वीर युवक युवतियां हैं, उन वीर युवक युवतियों के रूप में जो है एक आइकन के रूप में हमारे बीच में है। और उस आइकन को हम हमेशा सामने रख करके करते हैं। मैं एक बार अपने कॉलेज में देख रहा था, हमने जो है 15 अगस्त पर एक स्किट तैयार किया, तो एक स्किट में एक लड़की हमारी झांसी की रानी बनी थी, और झांसी की रानी बनने के बाद जो उसने वहाँ जो है अपना प्रदर्शन किया, ऐसा लगा इस वास्तव में झांसी की रानी पैदा हो गई इसके अंदर। और वो झांसी रानी के रूप में जो है उसने इस तरह से जो है रोल किया अपने आप को, रोल के द्वारा पूरी जो वहाँ पर हमारा पूरा छात्र समुदाय, हमारे जो आचार्य जो हमारे जो प्रोफेसर वर्ग था, वो तो एकदम जो है रोमांचित हो गया एक तरह से। तो वो सीन सारा याद आया उसमें, जब झांसी की रानी जिस तरह से उसने अपने झांसी को सुरक्षित करने के लिए उसमें युद्ध लगा होगा। तो ये एक आइकन के रूप में आज हम लोगों के बीच में भी जो है झांसी की रानी हम लोगों को दिखाई देती है। और साथ ही हम सभी जानते हैं, हम सभी को जो है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, न्यौछावर करना है। तो वो प्रेरणा जो हमको जो है झांसी की रानी से मिलती है। और साथ में संपूर्ण जनमानस जो है उसके रंगों में जो साहस और वीरता वो होना चाहिए, वो साहस और वीरता पराक्रम का भाव भरने का काम भी झांसी की रानी करती है। इस प्रकार से झांसी की रानी जो है महिला प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी हमारे तमाम युवा युवतियों को, हमारे देश में जो हमारा उसके बाद लगभग हमारा जो है 100 साल का 90 साल का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस आंदोलन को एक तरह से उन्होंने गति प्रदान की, उस आंदोलन को एक तरह से उन्होंने जो है प्रेरणा प्रदान की, उस आंदोलन एक प्रकार से उन्होंने जो है उनमें जोश भरा है। तो वो काम भी आप जो है झांसी की रानी ने किया है। तो झांसी की रानी को हम उस रूप में जो है हमेशा याद करते रहेंगे। और जैसा भी ये जो है डॉक्टर ऑफ लैक्स का जिक्र हो रहा था, उस डॉक्टर लैक्स में एक्चुअली मैं कहीं पढ़ रहा था ब्रिटिशर्स के बारे में, कोई सर जेम्स साहब के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे कलकत्ता में। उन हाई कोर्ट के जज महोदय ने जो है उनको जिम्मा सौंपा गया था कि आप जो है भारत का इतिहास लिखिए। और क्या बिष्ट सर जा चुके हैं? वो नेटवर्क की समस्या आ गई है, वो अभी जुड़ जाएंगे। डिस्कनेक्ट हो गया। जी, यही लग रहा है कि सर का शायद कनेक्शन। जी जी कंटिन्यू करिए पंची बहन जी। चूंकि अध्यक्षीय भाषण चल रहा था और अध्यक्षीय भाषण ही अंतिम भाषण होता है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय का। यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करने से पूर्व 2 पंक्तियां महारानी लक्ष्मीबाई के लिए पढ़ना चाहूंगी। कण कण बिजली चमकत नभ में, वे प्रकाश दे प्रकाश हो विलुप्त क्षण में, ज्योति जगाई हर कण कण में, करने को प्रतिकार, रूप पर्दनी भारत रण में, शत्रु भी भय शंकित मन में, बदल रही आभाषण क्षण में, रिपुदल का संहार, पाक तंत्र की बेड़ी काटने, भारत माता आई सामने, स्वतंत्रता को अविरल रखने, स्मरण करें हर बार। आज जो ये उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है प्रोफेसर विघ्नेश जी के द्वारा, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी के द्वारा, हमें ये बात समझ में आई है कि युवाओं के सामने यदि हमें किसी को रोल मॉडल बनाना है तो हमें रोल मॉडल अपने इतिहास से ही बनाने होंगे। यदि प्रेरणा समाप्त हो जाती है तो आत्महत्या जैसे कदम युवक उठाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई प्रेरणा नहीं होती। आज से हम सभी को संकल्प लेना है कि आज से हमको सभी को संकल्प लेना है कि हम अपने रोल मॉडल्स को
सही रूप में चुने। अभी शायद डॉक्टर बिस्ट जी जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनका फोन आ रहा है, तो भी मैं यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनका, प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी का, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा का, क्षेत्र संयोजक श्रीमान भगवती जी का, डॉक्टर रवि दीक्षित जी का, डॉक्टर ऋचा जी का जो कि हमेशा होस्ट के रूप में हमारी सहायता करती हैं, डॉक्टर रवि दीक्षित जी मीडिया के रूप में हमारी सहायता करते हैं, और डॉक्टर अवनीश जी त्यागी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें ऐसा उद्बोधन सुनने को मिला, डॉक्टर अमिता जी, डॉक्टर पूनम जी, वह सभी दर्शकों का जो इसमें सम्मिलित हुए हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि आज से हमारा YouTube चैनल भी, सुन लो, YouTube चैनल भी प्रारंभ हो गया है और YouTube चैनल पर भी आप इस प्रसारण को देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।